नमस्कार मित्रों, NCERT मनोविज्ञान कक्षा 11 इसमें किताब के लास्ट में जो प्रमुख शब्दावली दे रखी है, जो टर्मोलॉजी, उसमें से 150 प्रमुख शब्द आपके लिए अलग से सिलेक्ट करके निकाले हैं, जो आपके CTET या REET या अन्य किसी स्टेट की ये परीक्षा या ऐसी परीक्षा KVS नवोदय या स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान आती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी है। क्योंकि ये जो 150 प्रमुख शब्द है, तो उम्मीद है और संभावना है कि इस वीडियो में से 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे जो है वो आपकी आगामी परीक्षा में आ जाए, पूरी प्रबल संभावना है। तो ये कक्षा 11 की मनोविज्ञान साइकोलॉजी की अंग्रेजी की मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, और ये जो टर्मोलॉजी है वो अंग्रेजी में भी आपको उपलब्ध रहेगी। तो शुरू करें हम। 150 है तो आप ध्यान में रखें, बड़े ही धैर्य से आपको इनको सुनना है और इनको समझना है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अपने अनुभव के आधार पे, और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी ये भी हम आपको बता देंगे वीडियो के बीच में। जैसे प्रमुख शब्दावली की बात करें तो 150 शब्दों में से यहाँ कुछ शब्द आपके लिए छांट के उदाहरण के लिए रखे हैं, जैसे थैलेमस, संरचनावाद, स्कीमा, संवेदी प्रेरक अवस्था, पोन्स, प्रतिमान, क्रिया प्रसूत, मॉडलिंग, मीम्स, मानसिक विन्यास, जेम्स लेंगे सिद्धांत, व्यतिकरण, अनाश्रित परिवर्त्य, अधश्चेतक, तादात्म्य, प्रकार्यवाद, सूक्ष्म पेशीय कौशल, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, विभेदन, विन्यास, निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, संज्ञान और संज्ञानात्मक से जुड़े हुए सारे, और द्वंद्व, परिहार द्वंद्व, उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, संवेग और संवेग से जुड़े हुए अन्य शब्द, व्यवहारवाद, मूर्त संक्रिया अवस्था और अन्य प्याजे की क्रियाएं, एरिक्सन की जो क्रियाएं, संप्रत्यय इत्यादि जो शब्द है, 150 से ज़्यादा शब्द, 150 के आसपास शब्द वो। तो अब आपको इनको, मेरे ख्याल से आप इनको समझ लीजिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। PDF कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जो एप्लीकेशन है हमारा जिसका नाम है यस गुरु। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, यस गुरु। नीचे आप लोगो में भी देख रहे हैं इसका लोगो, नीचे आप स्क्रॉल में, तो यस गुरु को आप डाउनलोड कर लेवे और वहाँ पर PDF सेक्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मैंने जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस में है, REET या CTET या जो शिक्षा मनोविज्ञान में पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है और वो ही हम पढ़ेंगे। बाकी आप पढ़ना चाहो तो आपके सामने स्क्रीन है, पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है उसको PDF से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करें। टर्म नंबर 1 ये आपके सामने स्क्रीन पे है, इनके आगे मैंने क्रम भी लगा रखे हैं। उपलब्धि की आवश्यकता, अचीवमेंट नीड क्या होती है, सफल होना, अग्रगण्य होना, दूसरों से अच्छा कार्य निष्पादन करने की आवश्यकता, कि भी हमारा काम शानदार हो, ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना जो व्यक्ति की योग्यता का प्रदर्शन करें, तो इसे कहते हैं उपलब्धि की आवश्यकता। किशोरावस्था बाल्य अवस्था से वयस्क होने के पहले की विकासात्मक अवधि, जो कि लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होकर 18 से 22 वर्ष की उम्र तक विस्तृत है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ की जो अवस्था, अब ये NCERT है तो ये चीज़ें आपके काम आएगी। कई बार मान लीजिए क्वेश्चन में विवाद होना, तो प्रमाणिक रूप से जो है सबूत देने के लिए भी ये चीज़ें काम आती है। तो 10 से 12 वर्ष से लेके 18 से 22 वर्ष से कितना लंबा गैप जो है NCERT ने माना है, जबकि सामान्यतः किशोरावस्था में हम 13 से 18 ही पढ़ते हैं। ठीक है। एड्रीनलिन, इन्होंने एक मोटा एरिया जो है वो दे दिया है। एड्रीनलिन जो है क्या है, मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है। एड्रीनलिन हार्मोन है जो या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए या भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। ये एड्रिनल ग्रंथि स्रावित करती है इसको, और संकटपूर्ण स्थिति होती है कई बार तो ये हमें स्वाभिमान के लिए कई बार लड़ाने के भी काम आता है, तो कई बार हमें डराता भी है। एड्रिनोकॉर्टिकोइड
कोट्रोफिल हार्मोन। अग्र पीयूष ग्रंथि, अपने मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का क्या काम है? एक तो हमारी लंबाई को बढ़ाना और उसे नियंत्रित भी करना। दूसरा काम है इसका बाकी जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स है, जो अंतःस्रावी, उनको कंट्रोल करना कि वो कितना स्राव करें। तो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन है जो एड्रिनल को उद्दीप्त करता है। एड्रिनल को कहता है कि भाई लो वो हार्मोन निकालो, कि वह अपना कोर्टियोइड हार्मोन स्रावित करें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके अचानक किसी ने खींच के थप्पड़ लगा दी। अब थप्पड़ लगाते ही ये पीयूष ग्रंथि कहेगी एड्रिनल को कि अरे थप्पड़ लग गई है, बेइज्जती हो गई है, फटाक से हार्मोन निकाल, जोश दिला। उसके अंदर जोश आएगा और वो फिर वापस उसके खींच के रखेगा। इस साइड में राइट साइड में देख लीजिए दुश्चिंता। अभी आता है ना समायोजन संबंधी युक्तियों में दुश्चिंता, एंजाइटी, पूर्व कथनीय शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों के साथ, यानी जैसे पहले से तय शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन के साथ आशंका अथवा भय की सामान्य अनुभूति। यानी दुश्चिंता का मतलब बुरी चिंता। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार कहीं बाहर गया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जाते ही फ़ोन कर देंगे। अब न उन्होंने फ़ोन किया और न उनका फ़ोन लग रहा, तो आपके मन में तरह तरह की बुरी बुरी चिंताएं आने लगेगी कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। तो ये दुश्चिंता उसे कहते हैं। उपागम उपागम द्वंद्व, ये क्या है? इसमें 25 तक टर्मोलॉजी मैंने एक दो वीडियोस में करवा दी थी, बाकी आगे उसमें आएगी, तो जिन्होंने देख रखा है तो उनको रिवीजन कर ले मैं इसको। तो उपागम उपागम द्वंद्व, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दो समान प्रिय या इच्छित लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व है। ये अक्सर अपने सामने आता है कि आप कपड़े की दुकान में गए, उन्होंने आपको एक ड्रेस लेनी है, उन्होंने आपको ड्रेसें दिखाई, आपको 2 ड्रेस पसंद आ गई। अब आप चाहते हैं कि इनमें से ये लें या ये लें, ये एक बड़ी मुसीबत है। ऐसे ही कई बार दो प्रिय या इच्छित लक्ष्य, जैसे एक तरफ आपके रीट आ गई और एक तरफ आपके दूसरा एग्जाम आ गया, तो उस हिसाब से उपागम परिहार द्वंद्व है। ये क्या है? उपागम का मतलब एक तो अप्रोच जिसे आप लेना चाहते हैं, एक परिहार जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। यानी एक चीज को तो आपको लेना है और एक को आपको छोड़ना है, उनके बीच में द्वंद्व है। किसी परिस्थिति के कारण उत्पन्न द्वंद्व है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष है। वह व्यक्ति जो समान लक्ष्य द्वारा विकसित और आकर्षित है, दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है। मान लीजिए उसको एक लक्ष्य है वो तो प्राप्त करना है और एक उसको छोड़ना है कि वो क्या करें, किसको छोड़ें किसको रखें, ऐसी स्थिति आ जाती है, कौन सा छोड़े कौन सा रखें। तो वहाँ कृत्रिम बुद्धि, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द वर्तमान में बहुत चल रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक फोकस कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। यानी कि ये क्या होता है कि हम क्या चाह रहे हैं वो समझ लेता है। जैसे मान लीजिए आप ये साइको का वीडियो देख रहे हैं, अब आप नीचे देखना यूट्यूब में, आपको साइको की आपको वीडियो सजेस्ट करेगा यूट्यूब। वो उसकी कृत्रिम बुद्धि है, वो समझ गया कि आप क्या चाहते हैं, आप किस टाइप का कंटेंट चाह रहे हैं। कृत्रिम बुद्धि, तो यह क्षेत्र मशीनों की निर्मित बुद्धि जैसे कंप्यूटर, मोबाइल से संबद्ध है, जो कि जटिल काम कर सकती है। इसके लिए पहले मानव बुद्धि की आवश्यकता समझी जाती थी। यानी पहले जो काम मनुष्य ही कर पाता था वो काम अब कृत्रिम बुद्धि भी कर रही है। तो आपको आनंद आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और आनंद आए या ना आए आप लेने की कोशिश करें आनंद। तो पॉइंट नंबर 9 जो है वो चल रहा है सहचारी अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग। ये शब्द नाम आते हैं ना मनोविज्ञान में, तो इनको समझ नहीं पाते। इन उदाहरणों को आप समझ लेंगे, इन शब्दों को, तो बहुत काम आएंगे। ये ऐसा अधिगम जिसमें कुछ घटनाएं साथ साथ घटित होती है। ये घटनाएं 2 उद्दीपक हो सकती है, जैसा कि प्राचीन अनुबंधन में, जैसे 2 उद्दीपक का मतलब, जैसे मान लीजिए कि पहले वो घंटी बजाई, ठीक है, उसके बाद में कुत्ते को भोजन दिया गया, ठीक है, तो घंटी भी उद्दीपक बन गई, भोजन तो उद्दीपक है ही। तो कुछ घटनाएं साथ होती है तो सहचारी, पता नहीं चल पाता कि हमने कब सीख लिया, और कुत्ता घंटी से कब जुड़ गया उसको पता ही नहीं चला। और उसका परिणाम जैसा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, और कई बार क्या होता है एक अनुक्रिया और उसका परिणाम, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, उसका आपको रिजल्ट मिला, फिर काम किया फिर रिजल्ट मिला, तो फिर पता ही नहीं चलता कि हम कब काम कर रहे हैं, कब परिणाम जुड़ जाते हैं। जैसे चूहा
कूद रहा था, वो तो अनुक्रिया कर रहा था, मगर उसको भोजन की गोली भी मिल रही थी। इस प्रकार से आगे जैसे ये जो शब्द मैंने छोड़े हैं वो विज्ञान के ज़्यादा हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए कम है। अब है परिहार, परिहार द्वंद्व। परिहार मतलब टालना, छोड़ देना, परिहार द्वंद्व। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दो समान अवांछनीय यानी जिनको हम नहीं चाहते या भय उत्पादक लक्ष्य जिनसे हम बचना चाहते हैं उनके बीच हुआ द्वंद्व, इसका समाधान नहीं हो पाता। इसका मतलब हो गया कि इधर है खाई और इधर है कुआं, अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो सोचें कि भाई कुआं ज़्यादा गहरा है, खाई में कूद जाओ, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब दो ऐसी चीज़ें कि एक तो उनमें से चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, ऐसा द्वंद्व जो होता है कन्फ्यूज़न, उसे परिहार, परिहार द्वंद्व कहते हैं। दोस्तों मनोविज्ञान क्या है, इसमें शब्दावली को आप समझ गए ना, तो मनोविज्ञान आपके काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। मूल संवेग, संवेग आप मैकडूगल के पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े आनंद के साथ अब आपके कमेंट्स आएंगे कि बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, तो मेरे संवेग चेहरे पे खुशी आएगी। अरे इतने में किसी ने लिख दिया क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, इतने में मेरा संवेग चेंज हो जाएगा। हालांकि अब हम तो शिक्षक हैं और इन चीज़ों से रूबरू होते हैं, तो संवेग थोड़े कम बदलते हैं और संवेगों को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कक्षा में आपको बच्चे मिलेंगे तरह तरह के, इसलिए। तो मूल संवेग का मतलब जो अपने को मूल स्वभाव से मिले हैं, कोई खुश मिजाज होता है, कोई चिड़चिड़ा गुस्सेल होता है, अलग अलग। तो भाव अवस्थाएं हैं ये, बेसिक इमोशंस है ये, भाव की अवस्थाएं हैं जो मनुष्य जाति में सामान्य है, इनमें अन्य भाव अवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो मूल भाव से दूसरे भाव उत्पन्न होते हैं। व्यवहार आप पढ़ते हैं, व्यवहार वाटसन, व्यवहारवाद, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो ये व्यवहार क्या है, एनसीईआरटी क्या कह रहा है इसके बारे में। तो कोई भी प्रकट क्रिया जो प्रकट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने भी पढ़ा रहा हूँ, तो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है। प्रतिक्रिया, क्रिया या प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर भी करते हैं और जिसका किसी प्रकार प्रेक्षण किया जा सकता हो। अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए मुझे कोई खिड़की से बाहर से देख रहा है, तो वो मेरा प्रेक्षण कर रहा है, हालांकि देख नहीं रहा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप सोचें कि श्रीमती जी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ऐसा हो तो हम क्या कहेंगे उसको, प्रेक्षण, कि वो हमारा यानी व्यवहार जो है वो हमारी प्रकट क्रिया है और उसका प्रेक्षण भी यानी उसको नोट भी किया जा सकता है, उसको नोट डाउन किया जा सकता है। व्यवहार से शब्द बना व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद क्या है, बिहेवियरिज्म, एक विचारधारा है ये, जैसे गांधीवाद, समाजवाद ना, वैसे ही यानी केवल व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार को नोट करना और उसी का परीक्षण करना, उसकी बुद्धि का, उसके मन का, उसकी आत्मा का नहीं, केवल उसके व्यवहार का। तो इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता, प्रेक्षण या व्यवहार, प्रेक्षण ना जिसे नोट कर सकें, देख सकें, अनुक्रियाओं, पर्यावरणीय निर्धारकों और सीखने पर बल देती है। तो पर्यावरण के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, अनुक्रियाओं के ऊपर, परीक्षण के ऊपर, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी उसको चाहे कितनी बार देखो रिजल्ट एक जैसा है, इन सब चीज़ों पर जोर देने वाली जो विचारधारा है वो है व्यवहारवाद। समझ में आ रहा होगा। अब आप बाकी मनोविज्ञान पढ़ेंगे ना तो आनंद आएगा। एक आपको इन्फॉर्मेशन और कर दूं मैं, कक्षा 11 एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें लगभग सारे पाठ आपके रीट, सी टेट, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब टेट, कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम हो या केवीएस नवोदय हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, उनमें से बहुत सारे चैप्टर इस किताब में है जो, तो इसके नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, हैंडमेड नोट्स, वो भी आपको यस गुरु ऐप पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे और उन नोट्स को इसी चैनल पर आपको पढ़ाएंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वीडियोस भी मिल जाए। अगला है विचारा आवेश, है ना, विचारों का कई बार आवेश आ जाता है ना, तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये शिक्षण वीडियो में भी आप पढ़ते हैं, मस्तिष्क आंदोलन या मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है। तो समस्या समाधान युक्ति, युक्ति का मतलब उपाय, समस्या के समाधान की युक्ति, जिसमें व्यक्ति या समूह है समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा है तो 8-10 बालक है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी संभावनाएं हैं किसी समस्या के उन पर विचार करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और सारे विचारों को एकत्र कर लिया जाता है। तो ये विचार आवेश है, यानी बहुत सारे विचार आते हैं, फिर उनको नोट किया जाता है, उनका समाधान निकाला जाता है समस्या का।
कैनन बर्ड सिद्धांत, ये क्या है? कैनन बर्ड थ्योरी संवेग का एक सिद्धांत है ये, जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है। शारीरिक परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान मंगाया, वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा, मेरी फेवरेट कोई चीज़ होगी, मान लो नया मोबाइल मंगवाया, अब अचानक मुझे पढ़ाते पढ़ाते कहा अरे आपका वो मोबाइल आ गया, तो मैंने कहा हैं, तो मतलब मुझे जैसे ही पता चला कि मोबाइल आ गया, खुशी हुई, अच्छा, और शारीरिक परिवर्तन भी हुआ और संवेग की अनुभूति भी हुई, तो दोनों चीज़ें साथ साथ घटित हो, उसे कैनन बर्ड सिद्धांत कहते हैं। पॉइंट नंबर 16, व्यक्ति अध्ययन। कुल 150 पॉइंट है, 145 के आसपास, तो धैर्य बनाए रखें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बीच में चाय नाश्ता ले सकते हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी फायदा होगा। नोट करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, PDF आप डाउनलोड कर लेना, और नोट करना चाहो तो आपकी मर्जी। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, या कुछ कुछ चीज़ें नोट कर लेना। केस स्टडी हम पढ़ते हैं ना शिक्षण वीडियो में कि कोई बालक है समस्यात्मक, उसके अध्ययन के लिए केस स्टडी करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, फिर कोई परिणाम आता है। तो एक तकनीक है जिसमें व्यक्ति का गहन अध्ययन किया जाता है, किसी व्यक्ति पर पूरा रिसर्च करते हैं, कहते हैं ना मैं तो इसकी पूरी कुंडली जानता हूँ, ऐसे कई लोग कहते हैं ना वो केस स्टडी कर रखी होती है। हालांकि बिना मनोवैज्ञानिक की ऐसी केस स्टडियाँ जो होती है ना वो फर्जी होती है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना वही कर सकते हैं ढंग से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, 17 नंबर, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का उपतंत्र है ये, जो मस्तिष्क, खोपड़ी, अब यहाँ बाल वाल खराब नहीं हो जाए मेरे, ठीक है, और मेरुरज्जु से बना होता है। अगला है गुणसूत्र। गुणसूत्र हम जब पहला पाठ पढ़ते हैं मनोविज्ञान का विकास, उसमें पढ़ते हैं, तो विकास में इनका भी योगदान होता है, अभिवृद्धि और विकास में। क्रोमोसोम्स, तंतुवत रचनाएं, तंतु मतलब जैसे धागे नुमा, जैसे कपड़ों के अंदर हल्के हल्के से धागे से निकलते हैं ना, ऐसे रुई के से, तो उसी टाइप के धागे नुमा, वो भी बड़ा है धागा, तो ये बहुत छोटे होते हैं, जो 23 जोड़ों में होते हैं। 23 जोड़े का मतलब हो गया 46। तो प्रत्येक जोड़े का एक सदस्य माता और पिता से आता है, इसलिए माता और पिता की, फिर उनके पूर्वजों की, मामा, दादा, नाना, उन सब की विशेषताएं एक व्यक्ति के अंदर समाहित होती है। और ध्यान रखना 23 जोड़े का मतलब हो गए 46 गुणसूत्र, और प्रत्येक गुणसूत्र लगभग 100 प्रकार की विशेषताएं लेके आता है अपने को पूर्वजों से। तभी कहते हैं ना कि ये बच्चा तो हूबहू एकदम नाना जी पे गया है, कहते हैं मामा जी पे गया है। अपन सोचे मामा जी तो वहाँ बैठे रहिए यहाँ, तो क्योंकि उसके माता में उनके भाई के भी जीन्स है, उनके भाई में उनके पिताजी के, तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ पीढ़ियों में ये प्रकट हो जाते हैं, कईयों में प्रकट नहीं होते हैं। तो कई बार कहते हैं दादा पे एकदम हूबहू परदादा जैसा है, तो इस प्रकार से वो आ जाता है। गुणसूत्र में उल्लेखनीय आनुवंशिक पदार्थ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA, या आपने कक्षा 9 में 10 में विज्ञान में पढ़ा होगा फुल फॉर्म DNA और RNA की। तो DNA ध्यान रखना, DNA जो है ये पदार्थ होता है, DNA आनुवंशिक पदार्थ है, ये गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र के अंदर, और उस DNA से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के पूर्वज कौन है। कालानुक्रमिक आयु, ये जब अपन पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि IQ, तो उसमें आप आता है, ध्यान में होगा IQ पता करने के लिए MA/CA मेंटल है ना, क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो क्रोनोलॉजिकल एज, तो यह उन वर्षों की संख्या जो किसी व्यक्ति के जन्म के बाद से लेकर गणना के समय तक, यानी कि जन्म हुआ तब से लेके और जिस दिन हम काउंट कर रहे हैं उस दिन तक, यानी सीधी सी बात है उम्र में हम गर्भावस्था वाला समय नहीं जोड़ते हैं, 9 महीने, जन्म के बाद का ही जोड़ते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखना, जन्म के बाद से ही जुड़ेगा। प्राचीन अनुबंधन, अब ये यानी ये आप पढ़ लोगे ना 150, तो आप ये मानो कि आपकी पूरी साइकोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा आपके। प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्या है? ये आपको याद होगा, वो पावलोव, फिर कुत्ते को बांधा, घंटी बजाई, भोजन दिया, और उस घंटी के साथ में कुत्ते का जुड़ाव हो गया, और कुत्ते ने फिर जैसे घंटी बजी, कुत्ते ने लार निकाल दी, ठीक है, लार टपक गई, और जो है बिना भोजन के ही, तो वो अनुबंधन हो गया घंटी के साथ में। तो अधिगम का एक प्रकार है जिसमें कोई जीव उद्दीपकों को संबद्ध करना सीख जाता है। उद्दीपक, भोजन उद्दीपक था,
तो घंटी भी उसको उद्दीपक लगने लग गई। इसमें मुख्य लक्षण यह है कि मूलभूत रूप से तटस्थ, यानी जैसे घंटी है वो तो एक तटस्थ उद्दीपक है। घंटी को देख के कुत्ते का कभी भी लार नहीं आए कि उसको पता है इसको खाना थोड़ी है, मगर फिर भी अनुबंधन हो गया ना। लेकिन अनुबंधित उद्दीपक CS घंटी, अनुबंधित उद्दीपक US यानी कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस। जैसे भोजन, भोजन जो है वो कोई अनुबंधन नहीं है। भोजन को तो देखते ही भूख लगी हुई तो लार आना स्वाभाविक है। जैसे कहते हैं ना, बच्चों को अक्सर कहते हैं कि देखो लार टपक गई रसगुल्ले का नाम लेते ही तो ये लार क्यों टपकती है? इसके पीछे विज्ञान का कारण ये है कि मतलब लार जो है ना वो कहती है कि उसका काम है पचाना। तो वो कहते हैं मैं आ गई हूँ पचाने के लिए, रसगुल्ले को आने दो। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है। अपन लार टपकने को बुरा मानती है, लार टपक गई, है ना। तो अनुबंधित उद्दीपक यानी भोजन के साथ बार बार युग्मित किए जाने पर, यानी घंटी और भोजन बार बार साथ दिया तो वही अनुक्रिया अर्जित कर लेता है जो किसी अनुबंधित उद्दीपक के लिए की जाती है। तो घंटी के बजते ही लार आ गई। या दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए चॉकलेट, कि आप पढ़ने जा रहे हैं कहीं लाइब्रेरी में और आप एक माता है, माता जी है, छोटा बच्चा है 3-4 साल का। आप उसको कहते हैं कि मैं पढ़ने जा रही हूँ और तुम शोर मत करना। तो वो कहते नहीं मैं भी चलूँगा। आपने एक चॉकलेट निकाली कि ये लो चॉकलेट, इसको खाओ और मैं 2 घंटे बाद आ जाऊँगी। बच्चे ने कहा ठीक है। अगले दिन फिर आपने पर्स लिया, उसमें से चॉकलेट निकाली, बच्चे को दी, तो कब मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। बच्चे ने कहा ओके। फिर 5-7 दिन आप करेंगे ना, तो फिर जैसे ही आप अपना पर्स निकालेंगे बच्चा समझ जाएगा मम्मी लाइब्रेरी जाने वाली है। आपने चॉकलेट निकालने से पहले वो कहेगा ठीक है आप जाओ चॉकलेट दे जाओ। तो वो क्या हुआ, चॉकलेट के साथ उसका अनुबंधन हो गया। संज्ञान, कॉग्निशन, संज्ञान जो है हम पढ़ते हैं, संज्ञान का वैसे सीधा अर्थ ज्ञान से ही है। ज्ञान, चीज़ों का ज्ञान। जैसे अभी आप शब्दों का ज्ञान ले रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, आपको मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता होगा, जो जो चीज़ें अपने को आ रही है वो सब चीज़ें ज्ञान है अपना। तो जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं, जितने भी मानसिक प्रक्रिया हो रही है ना, जैसे भी आप मान लो सीख रहे हैं, थोड़े बोर भी हो रहे हैं, कहीं हंसी भी आ रही होगी, कहीं ये भी सोच रहे हैं कि पूरा देखें कि नहीं देखें, तो जो मानसिक प्रक्रिया साथ साथ चल रही है और आप प्रत्यक्षण कर रहे हैं। जैसे मैंने चॉकलेट का नाम लिया, चॉकलेट याद आई, घंटे का नाम लिया, घंटी याद आई। ठीक है, चिंतन किया आपने कि हाँ बात तो सही है और आपने याद किया। तो यह सब सूचना का प्रक्रमण, समझना, संप्रेषण, ये सब चीज़ें क्या है, संज्ञान की प्रोसेस है। संज्ञान का मतलब पूरी प्रोसेस ज्ञान अर्जित करने की, उसे संज्ञान कहते हैं। तो कितने हो गए अपने टर्म, अपने हो गए हैं 21। टर्म नंबर 22। देखो अगर मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ तो आप भी कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जहाँ विज्ञापन आए उस समय आप बीच में पानी वानी पी लेना। संज्ञानात्मक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम वही, संज्ञान समझ में आ गया तो अप्रोच भी समझ में आ जाएगी। अप्रोच वो नहीं कि भाई उस आजकल किसी काम के लिए अप्रोच चाहिए, वो अप्रोच नहीं, वह है दृष्टिकोण। उपागम का दृष्टिकोण जो मानव चिंतन और जानने की सभी प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान के अध्ययन के अंदर में रखने पर बल देता है। जैसे व्यवहारवाद है ना, जो व्यवहार पे बल देता है, वैसे संज्ञानात्मक जो उपागम है, जो अप्रोच है, या जो मनोविज्ञान की एक शाखा है, वे कहती है शिक्षा मनोविज्ञान में कि संज्ञानात्मक जरूरी है। मानव का चिंतन क्या करता है मनुष्य, उसके चिंतन के दौरान क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसकी मेमोरी और उन सब पर अध्ययन करो, ये कहता है प्याजे। अब सभी मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी बात तो कहेंगे ही। अब है संज्ञानात्मक लाघव, कॉग्निटिव इकोनॉमी। इकोनॉमी तो वैसे शब्द परिचित अच्छा है कि इकोनॉमिक कंडीशन। तो संप्रत्यों के श्रेणीबद्ध संगठन द्वारा, संप्रत्यों अवधारणाएं, कोई अवधारणाएं है वो संगठित है, द्वारा दीर्घकालीन स्मृति का अधिकाधिक और प्रभावशाली उपयोग बताने के लिए एक पारिभाषिक शब्द, यानी चीज़ों को लंबे समय तक हम याद रखते हैं, दीर्घकालीन स्मृति, तो उसे कहते हैं संज्ञानात्मक लाघव। संज्ञानात्मक अधिगम, कुछ चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। जैसे मैंने कोई मान लो उदाहरण दिया, हो सकता है वो आप नौकरी लगने के बाद भी आपको याद रहे कई दिनों तक, तो संज्ञानात्मक लागू हो गया। कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम, ये वही है
सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया, चिंतन वगैरह वो सब। वैसा अधिगम जिसमें प्रत्यक्षण हो, जैसे मान लो मैंने आपको नाम लिया, मैंने कहा कि मेरे पास में एक ब्लैक कलर का सैमसंग का चार्जर है, तो अब आपके दिमाग में ब्लैक कलर, चार्जर और सैमसंग तीनों चीज़ें आई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में वो क्या हुआ, प्रत्यक्षण हुआ, उसका इमेज बनी, ज्ञान, ठीक है, कोई ज्ञान अर्जित किया, विचार की पुनर्व्यवस्था, ये सब इसमें अंतर्निहित होती है। संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक मानचित्र, ये क्या है, एक व्यक्ति के परिवेश की रूपरेखा का मानसिक प्रतिरूप, यानी उसका परिवेश कैसा है उसका आपको प्रतिरूप। जैसे मान लीजिए आप मैं आपके घर आया तो मैंने देखा कि आपके कुर्सी रखी हुई है, किताबें रखी हुई है, फलानी फलानी गाइड है, ये किताबें हैं, इधर कप रखा हुआ है, इधर वो रखा हुआ है, तो वो चीज़ें मैंने याद रखी, तो वो एक मानचित्र स्थापित हुआ। जैसे एक भूल भुलैया की खोजबीन के बाद चूहे इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानो उन्होंने उसका संज्ञानात्मक मानचित्र सीख लिया हो। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर जाते हैं पहली बार, फिर आप रास्ते में सोचते हैं कि दोबारा आएंगे तो कहीं भूल नहीं जाएं, घर पूछना नहीं पड़े, तो आप क्या करते हैं, आप रास्ते को याद करते हुए रिपीट करते हुए आते हैं कि हम इधर गए थे, फिर एक बिल्डिंग आई थी, फिर इधर मुड़े थे, फिर पीपल आया था, नीम आया था, ऐसे वैसे, तो जो कुछ भी, ठीक है। अगला है अपना 26 नंबर संपर्त्य। अब संपर्त्य नाम तो आप मनोविज्ञान पढ़ते पढ़ते हैं, संपर्त्य कंसेप्ट, अवधारणा। अभी अवधारणा क्या है, जैसे मान लीजिए ईश्वर है या नहीं है, ये एक अवधारणा ना, कुछ कहते ईश्वर है, ठीक है, हर चीज़ की अवधारणा हो सकती है। मेमोरी, मेमोरी क्या चीज़ है, अब मेमोरी अपन ने कहीं निकाल कर देखे नहीं है, हालांकि मस्तिष्क के अंदर है, तो हर चीज़ की किसी भी विषय को अगर हम समझते हैं तो उसकी अवधारणा हो जाती है। तो विचार, वस्तु, व्यक्ति, अनुभवों की एक सामान्य श्रेणी जिसमें सदस्यों में कुछ समान गुण विद्यमान होते हैं, तो वो कहलाता है कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे की आपने 4 अवस्थाएं पढ़ी होगी, उसकी ट्रिक भी है, ई पू इपू मु ओ, इपू मुओ। इंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त क्रिया अवस्था और औपचारिक क्रिया अवस्था। तो मूर्त संक्रिया अवस्था 3 नंबर वाली स्टेज है, इस हिसाब से 1 2 3 4, ठीक है। तो पियाजे की तीसरी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष, ठीक है। पहली अवस्था 2 तक होगी और फिर 2 से 5, 7 तक और फिर 7 से 11 तीसरी। तो इसमें क्या होता है, मूर्त, मूर्त चीज़ें मतलब जो चीज़ें सामने है। जैसे मान लीजिए बालक है 5-7 वर्ष का, उसको अगर ये माउस हाथ में आ गया, मान लो छोड़ के उसको दे दिया, तो वापस आएंगे तब तक इससे खोला हुआ बिखरा हुआ मिलेगा। वो सोचेगा ये लाइट कहाँ से जल रही है, इसको बाहर निकाल लूँ, ये क्या है, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। हम भी छोटे थे ना, तो याद है जैसे कि हमें किसी ने कह दिया कि ये जो टेप रिकॉर्डर ना, टेप आजकल तो चलती नहीं है, इस टेप में क्या होता है, छोटे छोटे आदमी होते हैं और वो गाना गाते हैं, जैसे बटन दबाते हैं ना ऊपर से, तो उनके से ठोले की लगती है कि दबा गा, तो गाने लग जाते हैं। फिर स्टॉप वाला बटन दबाते हैं ना, तो उसके वापस उसके लगते हैं अंगुली की टच की बंद कर। तो एक बार मौका मिला और टेप रिकॉर्डर जो है उसको खोल के रख दिया कि मतलब इसमें आदमी, फिर आदमी उसमें निकले नहीं, तो फिर वापस न तो बंद होता है, फिर वो दुकानदार के पास जाके ठीक होता है और ऊपर से जो प्रसाद मिलता है वो अलग। तो ये क्या है, ये 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है बालक की, उसमें बालक क्या करता है, जो चीज़ें उसके सामने है उसी पे चिंतन करता है वो। तो ये मूर्त संक्रिया अवस्था है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, मनोविज्ञान मैंने कक्षा 11, कक्षा 12 RBSC की यूट्यूब चैनल पे करवा दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। NCERT के नोट्स बना के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके अलावा मेरे जो क्लास नोट्स हैं जो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए हैं, वो क्लास नोट्स भी आपको यस गुरु ऐप के ऊपर PDF में मिल जाएंगे। उसमें 21 रुपये उसकी जो है गुरु दक्षिणा है, वो आप PDF 111 पेज की PDF है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप रीडिंग लगा सकते हैं। और आगे टाइम मिला तो उसको यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे उस नोट्स को। तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, तार्किक संक्रियाएं और मूर्त उदाहरणों में तर्कना कर सकते हैं।
किंतु अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर सकते। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें सामने नहीं है, प्रकट नहीं है, उन पर वो कोई ज़्यादा विचार नहीं कर पाते। जैसे कोई कल्पना, कहानी या कोई कविता करना, या फिर जैसे मान लो कोई जो ग्रह नक्षत्र उन सब के अंतरिक्ष के बारे में, अन्य चीज़ें जो है ना अमूर्त है, उनके बारे में नहीं सोचते। अनुबंधित अनुक्रिया, ये क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया हमने पढ़ी, कंडीशन रेस्पॉन्स। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति सीखी गई अर्जित अनुक्रिया, यानी घंटी बजी, घंटी बजते ही लार स्रावित हो गई, घंटी बजते ही उसको पता लग गया बस भोजन आने वाला है, तैयार हो जाओ, तो वो क्या हुआ? वो अनुबंधित अनुक्रिया है। चॉकलेट तीखते ही बच्चा तैयार हो गया कि घर पे रहना है, 2 घंटे बाहर नहीं जाना, तो समझ गया। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं है कि बच्चे को चॉकलेट देके अकेले आप घर पे छोड़ के चले जाओ, करना नहीं है, उदाहरण है केवल। अनुबंधित उद्दीपक तो अनुबंधित अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब रेस्पॉन्स। जैसे भोजन है तो भोजन को अपन देख के क्या करेंगे? अपन खाने के लिए उतावले हो जाएंगे, उठ के चले जाएंगे उसके पास, तो अनुक्रिया हो गई। उद्दीपक यानी भोजन। अनुबंधित है इसका मतलब घंटी, ठीक है। अनुबंधित है मतलब भोजन, और अनुबंधित है मतलब घंटी। कंडीशन है ना, कंडीशन, घंटी बजेगी, भोजन आएगा, तो स्टिमुलस CS। एक तटस्थ उद्दीपक। तटस्थ का मतलब घंटी को देख के कभी भी इच्छा नहीं होगी उसको खाने की, मगर घंटी बजते इच्छा हो गई, समझ गए ना। अनुबंधित उद्दीपक के साथ बार बार साहचर्य से, मतलब बार बार उसका साथ मिला, तो अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने में समर्थ हो जाना। तो पॉइंट नंबर 30 30वां बिंदु, अनुबंधन, कंडीशनिंग। अनुबंधन यानी कि किसी चीज के साथ में जुड़ जाना, जैसे चैनल के साथ में आप जुड़ गए हैं। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर मनोविज्ञान जो है वो आप वापस वीडियो लाओ, पढ़ाओ, मन ही नहीं कर रहा मनोविज्ञान पढ़ने का, आप पढ़ाओगे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? अनुबंधन हो गया। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती है। तो अनुबंधन का मतलब हम उससे जुड़ जाते हैं और नई अनुक्रियाएं करते हैं। द्वंद्व है, द्वंद्व तो मतलब कन्फ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट, ये लूँ कि वो लूँ, रीट की तैयारी करूँ कि फर्स्ट ग्रेड की करूँ, ठीक है ना, वो सब। अभिप्रेरक, अंतर्नोद, आवश्यकताओं, लक्ष्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति। जैसे कई बार ऐसे होता है ना, बाजार जाते हैं, बाहर वगैरह कहीं दूसरी जगह, कहीं मान लीजिए कोई और यात्रा पे, तो हम सोचते हैं कि घर से तो खाना क्या ले जाएं, बाहर ही खाएंगे, घर पे तो रोज़ ही खाते हैं। अब वहाँ खाने के लिए सोचते हैं कि क्या लें, कचौरी समोसा लें तो तला हुआ है, फल लें तो फल का तो क्या खाएं, तो वो एक कन्फ्यूजन होता है ना। तो वो अंतर्नोद, जैसे अंदर इच्छा होती है कि ये करें कि वो करें। अभिप्रेरक, चीज़ों को देख के इच्छा हो गई। अब मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, एक व्यक्ति आइसक्रीम बेच रहा है, ठीक है, आइसक्रीम उसने निकाल रखी है, फोटो भी अपन देखते हैं तो इच्छा हो जाती है, तो वो क्या है? अभिप्रेरक। और आवश्यकता और लक्ष्यों के परस्पर विरोध के बाद एक तनाव की स्थिति की, ये करूं कि वो करूं, 10 ड्रेस दिखा दी, कौन सी लूं, तो वो सब द्वंद्व है। चेतना, चेतना आप पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, कॉन्शियसनेस। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने कहा था? कौन मानते थे चेतना का विज्ञान? बताओ, कमेंट करो। देखें अपने मानस की, कमेंट करेगा तो मैं समझ जाऊंगा आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो अपने मानस की सामान्य स्थिति से अवगत रहना। चेतना का मतलब हो गया कि जैसे अब होश में रहना। जैसे मान लीजिए कई बार व्यक्ति नशे की अवस्था में होश में नहीं रहता, बाकी सामान्य अवस्था में चेते में रहते हैं। कई बार हम चेतना से परे चले जाते हैं। मान लीजिए आप इतना सोच रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला रास्ते में क्या चीज़ आई थी। कई बार हम इतना सोचते पता ही नहीं चला अपन ने चाय कब पी कि नहीं पी, होता ना ऐसे। तो वो चेतना से भी ज़्यादा गहराई में डूब जाए, वो है चेतन अवस्था है। अवगत रहना, विशेष मानसिक विषय वस्तु की जानकारी अथवा स्वयं अपने अस्तित्व के बारे में अवगत रहना, सचेत रहना। नॉर्मल जो स्थिति है वो चेतना है। मारवाड़ी में कई बार कहते हैं कि चेतो को निके चेते में रहे। जैसे कई बार अपन ध्यान ही देते कि अरे चेतो को निके, यानी होश में रहो। अभिसारी चिंतन, इंपॉर्टेंट चीज है ये अभिसारी। कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक तो है अभिसारी, एक है अपसारी। अभिसारी, अभी मतलब जैसे केंद्र की ओर, मान लीजिए केंद्र है और इसकी ओर चिंतन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है। यानी समस्या है, हम सोचते हैं कि इसके लिए क्या उपाय करें, तो हम बार बार समस्या के ऊपर ही सोच रहे हैं कि बस समस्या के ऊपर फोकस है कि इसका समाधान कैसे करें, क्या करें। तो वो है अभिसारी चिंतन।
और अपसारी में क्या होता है, विपरीत होता है, यानी बहुत सारे उपायों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो तर्क दीजिए, तो आपने सोचा कि एक ये काम हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा कानून बन सकता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो है अपसारी। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, कहते हैं ना सृजनशील बालक जरूरी है आज के समय, प्रतिभावान की बजाय सृजनशील, जो कुछ करें समाज के लिए, देश के लिए। और सृजनशील बालक की आयु कितनी होनी चाहिए, 110 मिनिमम मानी जाती है लगभग। और एक मैंने यहाँ आपसे पूछा था चेतना वाला, वो वुंट और टिचनर। तो सृजनात्मकता क्या है, अभिनव और असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता, कुछ नया, कुछ स्पेशल करना, सोचना, क्रिएटिविटी, मौलिक चीज़ें, तो समस्याओं का अनन्य ढंग से हल करना, ये सब सृजनात्मकता है। और आज जितने भी आविष्कार आप देखते हैं वो सब सृजनात्मकता का ही नतीजा है। संस्कृति, कल्चर क्या होता है, ये तो वैसे हिस्ट्री का, समाजशास्त्र का विषय। एक समुदाय में व्यापक रूप से सहभाजित रीति रिवाज, विश्वास, मूल्य, मानक, संगठन और अन्य उत्पाद जो पीढ़ियों में सामाजिक रूप से संचालित होते हैं। यानी एक समाज में, समुदाय में रहन सहन, विश्वास, रीति रिवाज, त्यौहार, मान्यताएं, मूल्य, वो उनका संगठन जो कई पीढ़ियों से चला रहा है, वो होती है उनकी कल्चर। प्रदत्त या आंकड़े, डाटा, है ना, डाटा चाहिए। डाटा का मतलब हो गया कि मान लीजिए अब आपके फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, मान लीजिए आपका किसी ने बताया, आपने अपने आधार नंबर बताए, तो आपने अपने डाटा दिए, तो ये डाटा हो गए। तो मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार से संबंधित और तथा लोगों से प्राप्त गुणात्मक और मात्रात्मक सूचनाएं। तो जो गुणात्मक यानी क्वालिटी से जुड़ी हुई, और मात्रा जैसे उम्र वगैरह, संख्या, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, वो मात्रात्मक सूचनाएं, तो वो सब प्रदत्त है, डाटा है। निगमनात्मक तर्कना, ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, किसी तर्क की आधारिका को स्वीकार करके एक निष्कर्ष तक पहुंचना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में सोच के निष्कर्ष तक पहुंच गए कि अच्छा ये बात है ना, निष्कर्ष निकाल लिया। जैसे ये वीडियो आया, मैंने बताया कि ये NCERT से हैं और इसमें 150 शब्द हैं और ये आपके इस एग्जाम में काम किए हैं, तो आपने निष्कर्ष निकाला कि हाँ चीज़ तो काम की है, चलो पढ़ते हैं। तो वो क्या हुआ, निगमनात्मक तर्कना। और फिर औपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण करना। फिर आपने एक नियम बना लिया। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे मन में आ जाता है ना कि चला के तो किसी का ऐसे भला करना ही नहीं चाहिए, या मान लीजिए आपने कोई काम हालांकि करना चाहिए मगर कई बार अपन नियम बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि आपके साथ में चीटिंग हो जाती है। कई बार मान लीजिए आपने किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को रुपए उधार दिए, ठीक है, अब उसने आपको लौटाए नहीं, तो अब आपने नियम बना लिया कि अब तो किसी को पैसे देने नहीं है, ठीक है, तो नियम बना लिया, तो वो क्या हो गया, औपचारिक तार्किकता, यानी एक नियम से फिर सभी पे लागू कर रहे हैं, हालांकि ये कई बार सही नहीं होता। तो इस तरह से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था गुणसूत्र वाले टॉपिक में। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है जो केंद्रक में स्थित होता है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, उसमें जो पदार्थ है वो DNA है और ये आनुवंशिक चलता रहता है। DNA के अंदर जो गुण है वो अपने पूर्वजों में भी पाए जाते हैं। तो 38 देख लिया हमने, अब 39 विकास, अभिवृद्धि और विकास हम टॉपिक पढ़ते हैं, विकास, डेवलपमेंट। और नेता भी कहते हैं कि हम विकास करवाएंगे, विकास करवाएंगे, कहते हैं ना, वो विकास अलग है, वो समाज का, देश का हो गया। व्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट। तो प्रगामी, क्रमिक और पूर्व कथनीय परिवर्तन। प्रगामी, क्रमिक यानी धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, प्रगामी गतिशील, और पूर्व कथनीय मतलब अनुमान लगा सकें। पूर्व कथन, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट अच्छी है, तो आप कह सकते हैं कि ये आगे जाके लंबा होगा, ठीक है ना, पूर्व कथन हो गया। भविष्यवाणी, जो गर्भधारण के साथ प्रारंभ हो जाता है विकास और पूरे जीवन जो है चलता रहता है। विभेदन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन क्या है, प्राचीन अनुबंधन में, जैसे वो पावलोव वाला कुत्ते वाला ना, उसमें अनुबंधित और दूसरे उद्दीपक जो किसी अनुबंधित उद्दीपक का संकेत नहीं देते हैं, उनके बीच विभेद करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए घंटी बजी, ठीक है, तो घंटी क्या थी, अनुबंधित उद्दीपक था।
ठीक है। अब घंटी से मिलती जुलती मान लीजिए कोई दूसरी आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिरा टन, अब कुत्ते ने बर्तन गिरते ला रहा कि कुत्ते से भोजन आ रहा है, तो ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तो उसने फर्क कर लिया कि नहीं ये आवाज़ अलग है, ये तो थाली गिरने की है, घंटी पावलों घंटी बजाएगा वो आवाज़ अलग है। तो उनके बीच वो फर्क कर लिया, तो उसे कहते हैं विभेदन, अलग भेद कर सकना। और क्रियाप्रसूत अनुबंधन था वो स्किनर वाला, चूहे वाला, उसमें उद्दीपकों के प्रति अलग ढंग से अनुक्रिया करना। जैसे मान लीजिए उसको भोजन की गोली मिली तो अलग व्यवहार किया, भोजन की गोली नहीं मिली या स्वादिष्ट नहीं मिला तो उसने अलग व्यवहार किया। तो कोई व्यवहार प्रबलित होगा या नहीं होगा इससे पता चल जाता है विभेदन से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं आगे अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब विभिन्न दिशाओं में। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी है और इस पे पानी गिरेगा तो चारों दिशाओं में जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है थिंकिंग। ऐसी चिंतन जो मौलिक हो, आविष्कारशील हो, लचीला हो। जैसे एक समस्या है, उसका समाधान के लिए हमने कई उपाय सोचे, ठीक है। ऐसे प्रश्न जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है, जो सृजनात्मकता की विशेषता है। आपने देखा होगा आरएस मुख्य परीक्षा या यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में लगभग अपसारी चिंतन मांगते हैं। प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं तो उसके और क्या क्या आयाम हो सकते हैं, वो चीज़ें उसमें फोकस रहता है। तो अपसारी चिंतन ज़्यादा जरूरी है, सृजनात्मकता का प्रतीक है। अभिसारी चिंतन तो एक मुखी होता है, अपसारी चिंतन बहुमुखी है। नेक्स्ट, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। ये आप पढ़ते होंगे ना मनोविज्ञान में, अक्सर ये प्रॉब्लम है। ये पढ़ने में होने वाली कठिनाई को मनोवैज्ञानिक भाषा में डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य। अहम केंद्रवाद, ये क्या है? अहम केंद्रवाद, ईगो सेंट्रिज्म। ईगो आप जान ही गए, अहम। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, इंद्रिय, फिर पूर्व दूसरी अवस्था, 2 से 7 वर्ष, याद होगा आपको प्याजे वाली। उसकी ये प्रमुख विशेषता है, यानी क्रिया करने से पहले वाली अवस्था, जिसमें परिप्रेक्ष्य और किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता की ओर संकेत करती है। यानी इसकी हम बात करें पुनः, देखिए कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य और किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाना, यानी कि खुद का लक्ष्य क्या है और दूसरे का लक्ष्य क्या है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बालक है, उसके पास में एक टॉफी मिली, फिर एक टॉफी और है वो उसके छोटे भाई के पास है, मगर वो क्या करेगा, उसे छीन लेगा और दोनों अपने पास रखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि वो भी तो चाहता होगा खाना, उसको भी भूख लगी होगी, ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या करता है, वो भेद नहीं कर पाता, वो केवल अपना ही परिप्रेक्ष्य, अहम ईगो सेंट्रल है, वो उसी ओर ध्यान रखता है कि उसको खुशी कैसे मिले, खिलौने उसके पास हो, उसके दोस्त को नहीं मिले, सारे उसके पास आ जाएं। तो ये रहता है, प्रवृत्ति होती है बच्चों की। संवेग, इमोशन। संवेग के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी परिस्थितियां जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है, जिसमें अनुक्रियाओं में परिवर्तनों का एक जटिल प्रारूप, जिसमें शारीरिक उत्तेजक, अनुभूति, विचार, व्यवहार सम्मिलित होते हैं। यानी शारीरिक में उत्तेजना आई, अनुभूति हुई, विचार आए, व्यवहार हमने किया, वो सब चीज़ें संवेग है, इमोशन। जैसे फिल्म हम देखते हैं, फिल्म देखते देखते कई बार विलेन पे अपने गुस्सा होता है, हाँ मारो इसको मारो, है ना, ऐसे तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, कई बार इमोशन भावुक भी हो जाते हैं, तो वो सब संवेग आते हैं अपने अंदर। सांवेगिक बुद्धि, ये क्या है? ये अलग चीज़ है। संवेगों को नियंत्रित करना, उनको बैलेंस करना, उनका अपने हिसाब से उपयोग करना, दूसरों के संवेगों को समझना। दूसरा व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे, उनके संवेगों को समझना, ये चीज़ें सांवेगिक बुद्धि है। ये EI जो है वो IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आज के टाइम में। इंटेलिजेंट होने के बजाय EI होना ज़रूरी है। तो ये किसकी अवधारणा है? ये अवधारणा है डेनियल गोलमैन, याद आया होगा आपको। फिर मेयर और पीटर शेलो, वो भी थे ना साथ में। तो ऐसे कौशलों का समुच्चय, ऐसी स्किल, कला
जो संवेगों का सही आकलन करें, मूल्यांकन करें। अब कई बार होता ना, जैसे जनता में आप भाषण दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अब कैसा माहौल है, उस हिसाब से हमने उनको कहा। मूल्यांकन करना, अभिव्यक्त करना, नियमन करना। तो संवेगों को टैकल करने की बुद्धि, कला, ये सामयिक बुद्धि है। कूट संकेतन, इनकोडिंग। कूट संकेतन क्या होता है? स्मृति तंत्र में हम चीजें पढ़ते हैं ना, याद करते हैं, देखते हैं, तो पहली बार आने वाली सूचनाओं का अभिलेखन। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, आपने देखा इधर एक दुकान है जूतों की, इधर एक कपड़ों की दुकान है, अच्छे डेकोरेशन आगे चल दिए, तो केवल नज़र पड़ी आपकी, पहला कूट संकेतन हुआ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे एड्रिनल है, थायराइड है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अपने हार्मोन निकालती है, और ये सीधे रक्त में, जैसे इनका जो मुंह है ना, पाइप, वो सीधा खुला ही रहता है रक्त में, जैसे इंजेक्शन लगते ही असर होता है ना, वैसे इनसे असर होता है। तो ये क्या करती है? उद्दीपक को देख के, चीज़ों को देख के, और फिर हार्मोन, या कई अलग अलग ग्रंथियाँ जैसे एड्रिनल है, तो वो तो थप्पड़ वप्पड़ के लगें, या मान लो कोई जोश आए, या तो तारीफ करें, या कोई आपको गुस्सा दिलाएं, तब तो ये हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाहित करती है और तुरंत असर होता है इनका। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और इनको कंट्रोल करने वाली ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पर्यावरण या परिवेश, पर्यावरण या परिवेश, इन्वायरमेंट। पर्यावरण या परिवेश क्या है दोस्तों? अपने आसपास जो भौतिक, जैविक, जैविक का मतलब समाज में लोग कौन है, भौतिक मतलब चीज़ें क्या क्या पड़ी है, क्या क्या है, समाज, सांस्कृतिक वातावरण, ये सब जो बाहरी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती है, हमारे कार्यों को प्रभावित करती है, वो पर्यावरण है, हमारा परिवेश है। तो हमें अपने पर्यावरण को अच्छा रखना चाहिए स्टडी को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण जो है वो सही होगा तो स्टडी अच्छी होगी। घटनापरक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोड आते हैं ना वैसे, तो एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति जो आत्मगत या निजी सूचनाएं धारण करती है। जैसे मान लो आपको अभी भी याद होगा, आप छोटे थे, स्कूल से जुड़ी हुई कोई खास बात, कहीं कोई गए घूमने, वो खास बात, तो ये चीज़ें हैं जो घटना से जुड़ी रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, 50 नंबर ट्रम, अभी 150 है, 100 और ध्यान रखना, अभी हमने 33% वीडियो कवर किया है। ठीक है, स्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स, तो ये सम्मान से संबंधित। अब्राहम मैस्लो आपने सुना होगा, उसने एक ये इस प्रकार का पिरामिड बनाया था हमारी आवश्यकताओं का। पहली आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के बाद में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, उसके बाद में सामाजिक आवश्यकताएं, ठीक है, उसके बाद में सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, ठीक है, और फिर आत्म सिद्धि की अवस्था। तो इसके एक ट्रिक भी है, सासू, ठीक है, ये सैल का मिलेंगे, सासू, सासू होता ना, सास बहू, सासू सास, सासू को सास भी बोलते हैं। सासू सास बहू के हमेशा क्या रहती है? आत्मा में रहती है। ठीक है, तो शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, इन सब को मैं कहाँ समझाऊंगा। अगर आपको और समझना है तो आप YouTube पे बने रहिए, जल्द ही मैं लेके आ रहा हूँ मेरे खुद के नोट्स की क्लासेज, तो उनमें आप आराम से समझ सकते हैं मनोविज्ञान को एकदम सरल तरीके से। क्रम विकास, इवोल्यूशन। क्रम विकास क्या है? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है जिसके अनुसार समय क्रम में प्राणी उत्पन्न होते हैं और अपने विशिष्ट पर्यावरण की अनुकूलन आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाते हैं। यानी कि जैसे जिराफ है, तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे ढल गए। विलोप, विलोप क्या है? विलोप का मतलब गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्शन। किसी अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास। जैसे मान लीजिए घंटी बजती फिर भोजन आता, अब घंटी बजनी बंद हो गई, ठीक है, पावलोव थक गया, तो वो क्या है? विलोप। यह प्राचीन अनुबंधन में होता है जब कोई अनुबंधित उद्दीपक किसी अनुबंधित उद्दीपक का अनुसरण नहीं करता। ठीक है, मान लीजिए भोजन दिया, घंटी नहीं बजाई, कि नहीं बजाएंगे, ठीक है, तो वो विलोप हो गया। अब समन टूट जाएगा, अब फिर घंटी बजाएगा तो बजाता रहो, लार नहीं आएगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में तब होता है जब कोई अनुक्रिया प्रबलित नहीं होती,
जैसे चूहा नाचा, खूब नाचा, मगर ऊपर भोजन की गोली नहीं आई। तब वो समझ गया कि नाचो चाहे मत नाचो, भोजन तो मिलने वाला है नहीं, तो वो हो सकता है क्रिया करना भी बंद कर दें। ठीक है, तो वो विलोप हो जाना। प्रतिप्राप्ति, फीडबैक, मैं कहता हूँ ना कि आप फीडबैक जरूर देना। फीडबैक कैसे देते हैं? आप हमें लाइक करके, वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक दबाते हैं, तो हमें लगता है कि इतने लोगों ने लाइक किया है, 1000 लोगों ने देखा, 100 ने लाइक किया, इसका मतलब 100 को तो पसंद आए। तो इस तरह से फीडबैक। तो किसी सीखने के काम के निष्पादन संबंधी सूचना, परिणामों का ज्ञान चलता है, कितना सीखा, क्या रिजल्ट आया, वो है प्रतिप्राप्ति, प्रतिप्राप्ति, प्रतिपुष्टि। ठीक है, आगे है टर्म नंबर 54, सूक्ष्म पेशीय कौशल। ये हम पढ़ते हैं ना, फाइन मोटर स्किल। पेशीय कौशल, पेशियां मतलब मांसपेशियां हाथों की, पाँव के। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा दौड़ता है, दौड़ने में भी स्किल चाहिए, दौड़ की प्रैक्टिस है, मगर जिसका पेशीय कौशल ज़्यादा अच्छा होगा, मांसपेशियां मजबूत होगी, तो उसको थोड़ी आर्ट होगी मांसपेशियों की, तो वो फर्स्ट आ जाएगा। लिखना है, लिखने की थोड़ी सी कला होगी, अभ्यास होगा, अभ्यास से भी कौशल विकसित होता है, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति लिखते लिखते थकेगा नहीं। ठीक है, तो पेशीय कौशल वो है जो अधिक सूक्ष्म गतियों से संबंधित है, जैसे अंगुलियों का कौशल। अब मान लीजिए मैंने यहाँ नाम लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंगुलियाँ। ठीक है, अब ये मेरा अंगुलियों का कौशल यहाँ डिजिटल में ऐसा ही काम करता है। अब हो सकता है आप और अच्छा लिख दें, एक व्यक्ति हो सकता है इतना भी अच्छा नहीं लिख पाए, तो अलग अलग कौशल, इसमें प्रैक्टिस भी काम करती है, एकाग्रता भी काम करती है, और अंगुलियों की कला भी काम करती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इपू मु ओ मतलब चौथी अवस्था प्याजे वाली। इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेंट, बच्चा बड़ा हो गया, अब वो क्या करेगा, समाज के अनुसार, जरूरत के अनुसार क्रियाएं करेगा, मूर्त अमूर्त सभी प्रकार की सूक्ष्म। तो प्याजे की चौथी अवस्था है, और वास्तविक कार्य स्तर है, अनुभवों के संसार से परे आ जाता है, सूक्ष्म और तार्किक चिंतन, एक तो सूक्ष्म और अधिक तार्किक ढंग से वो सोचने लगता है। ठीक है, कुंठा, कुंठा क्या होती है, कुंठा था ना फ्रस्ट्रेशन। ये क्या होता है, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो, जब लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रिया किसी तरह बाधित हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, इतने में कॉल आ गया किसी का, दोबारा देखने लगे, इतने में बैटरी ने टू टू बोल दिया, मतलब बैटरी डिस, तीसरी बार वापस देखने लगे कि डाटा खत्म हो गए। अब बार बार आप परेशान हुए कि अरे छोड़ो, फिर क्या होगा, फिर पढ़ाई आपकी बाधित। तो अपना नेक्स्ट है 57 नंबर, प्रकार्यात्मक स्थिरता। प्रकार्य, कार्य जानते ही हैं, फंक्शन। प्र का मतलब अच्छी तरह से, चारों ओर, जैसे होता है ना कि पर्यावरण, परिवार, हालांकि परिवार का तो मजाक में कहते हैं कि परिवार यानी चारों ओर से वार हमले होते हैं उसे परिवार, तो ऐसा नहीं है। फंक्शनल फिक्स्डनेस, किसी भी चीज के बारे में केवल उनके सामान्य प्रकारों के संदर्भ में सोचना, जो समस्या समाधान के लिए एक बाधा होती है। यानी हम केवल एक ही चीज पर फोकस, एक ही चीज का मतलब हम केवल एक ही उपाय पे सोचते हैं या एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो क्या होता है, समस्या का समाधान थोड़ा मुश्किल होता है। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, ये क्या है, मनोविज्ञान की ये विचारधारा है, जैसे व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद है, वैसे जो मानव मन अथवा चेतना के उपयोगितावादी अनुकूल परक कार्यों पर बल देती है। प्रकार्यवाद का मतलब कार्य, यानी मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य का जो माइंड है, उसकी जो कार्य है उस पर बल देती है, उसे प्रकार्यवाद कहते हैं। दोस्तों जो नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार ढाका। नाम इसलिए बताया है कि कहीं आपको ये वीडियोस अच्छे लगे और आप सोचो कि मनोविज्ञान भी पढ़ें, आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो, तो नाम नहीं पता होगा तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे वो एक टकले से सर है ना, उनकी देख लेना वीडियो। तो इसलिए, और ये जो टकलापन है ये परमानेंट नहीं है, ये भी लॉकडाउन की वजह से है, थोड़ा करवाया है, हो सकता है कि इन फ्यूचर परमानेंट भी झेलना पड़ जाए, क्योंकि बाल जो है वो साथ छोड़ते जा रहे हैं, मगर अभी फिलहाल जो है लॉकडाउन का इसका इस्तेमाल किया है, अपने हाथों से कलाकारी की है। लिंग पहचान, लिंग पहचान क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, पुरुष या महिला होने की समझ, जो 3 वर्ष, ये याद रखें, संख्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे,
किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी बन सकते हैं इन 150 टर्म्स से लगभग 40-50 क्वेश्चन बन सकते हैं, शायद 30-40 जितने भी बने, तो वो SP श्योराण सर, संजय पाल श्योराण सर जो है वो इसके क्वेश्चन बनाएंगे और वो पेपर आपको मिलेगा यस गुरु ऐप की जो रीट की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो 30-40 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण क्या होता है? जनरलाइजेशन। ऐसी प्रवृत्ति जिसमें यदि कोई अनुक्रिया अनुबंधित हो गई हो तो ऐसा उद्दीपक जो अनुबंधित उद्दीपक के समान हो, समान अनुक्रियाएं उत्पन्न करेगा। याद आ गया होगा आपको। पुनः घंटी का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए घंटी के साथ अनुबंधन हो गया था कुत्ते का, तो ऐसा उद्दीपक जो अनुबंधित उद्दीपक के समान ही हो। अब जैसे घंटी की आवाज आई टन, उसी घंटे से मिलती जुलती दूसरी आवाज आ गई, मान लो मिलती जुलती, ठीक है, विभेदन नहीं हो रहा। मैंने उदाहरण दिया था ना, थाली गिर गई, वो अलग आवाज थी। घंटी से मिलती जुलती आवाज आई और कुत्ते को लगा कि भोजन आने वाला है। या कुत्ता भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकते हैं कि व्यक्ति कई बार चीजों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मिलती जुलती चॉकलेट निकाली या किसी और वजह से निकाली, वही बात, तो वो क्या हो जाता है? सामान्यीकरण हो जाता है, यानी समान अनुक्रिया करना। जीन्स, जीन्स क्या है? आनुवंशिक सूचना की इकाइयां है जो डीएनए, शरीर का जो डीएनए है, डीएनए निर्मित गुणसूत्र खंड, तो जो गुणसूत्र है वो जीन्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? अपने पुनः उत्पादित करने के लिए, जीवन को बनाए रखने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए, कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। यानी जीन्स के अंदर बेसिक चीजें होती है जो हमारी आगे से आगे ले जाते हैं विशेषताओं को। गेस्टाल्ट 62 नंबर, एक संगठित समग्र पूर्ण सूचनाओं के अंश को एक अर्थपूर्ण समग्र में संगठित करने की हमारी प्रवृत्ति। यानी जैसे सारी चीज़ों को समेटने की, जैसे मान लीजिए यह एक एक शब्द मैंने आपको बताए हैं और फिर हमने देखा कि कुल ये 150 शब्द है, 11 के NCERT से हैं, तो वो समेटना, तो समग्र दृष्टिकोण रखना, वो गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा है, जैसे व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद है, प्रकार्यवाद है। वैसे इसमें व्यवहार को और उसके अपने भागों के कुल योग की अपेक्षा अधिक व्यापक और एकीकृत साकल्य माना जाता है। ये कहते हैं कि व्यवहार के एक पक्ष को देखने के बजाय कुल व्यवहारों को जोड़ते हुए देखना चाहिए। जैसे चिंपांजी ने सभी छड़ों के साथ साथ प्रयोग करके पुराने वाले अनुभव को साथ में लेते हुए केले उतारे थे, याद आया होगा आपको। स्थूल पेशीय कौशल, पहले हमने पढ़ा था सूक्ष्म, अब है स्थूल यानी ग्रोस मोटर स्किल। इसमें क्या है? पेशीय कौशल जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे टहलना। सूक्ष्म में तो क्या है? बारीक काम। अब जैसे मान लीजिए चावल के ऊपर नाम लिखना, बहुत छोटा सा नाम लिखना, हर कोई की बस की बात नहीं है। नक्काशी करनी है, ठीक है, और चलना है, टहलना है, ठीक है, नॉर्मल, तो वो सब क्या है? वो है स्थूल, बड़ी पेशियों का काम है, उसमें कोई ज़्यादा बारीकी नहीं चाहिए। आनुवंशिकता, हेरिडिटी, माता पिता से संतान को गुणों का जैविक संचरण, माता पिता से जो ट्रांसफर होता रहता है गुण, वो हेरिडिटी है। आवश्यकताओं का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स, ये याद होगा अब्राहम मास्लो का जो मैंने बताया था आपको, ये 5 2 3 4 5 सासू सास आत्मा में, वो ट्रिक। तो मेस्लो का ये पिरामिड है। मूल आवश्यकताएं हमारी होती है शरीर क्रिया। पहली आवश्यकता है कि हमें रोटी मिले, भोजन मिले, पानी मिले, ये पहली आवश्यकता है। उसके बाद में हमारी आवश्यकता है कि अब हमें सुरक्षा मिले, कि भाई हम रात में सोएंगे तो कोई हमला नहीं कर दें, जंगली जानवर वगैरह, तो मकान चाहिए। और उसके बाद में आगे से आगे उसको सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकता, फिर वो चाहता है कि बस वो सबसे टॉप, सबसे श्रेष्ठ रहें, तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इस प्रकार से 5 ये आवश्यकता पदानुक्रम है मेस्लो का। तो दोस्तों मेरे ख्याल से पूरी मनोविज्ञान को रिवीजन करने के लिए ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है आपके लिए। प्राज्ञ मानव होमो सेपियंस, आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक नाम, जो बुद्धिमान मानव है उसे होमो सेपियंस कहते हैं। आगे है मानवतावादी मनोविज्ञान, मानवतावादी ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का वह उपागम जो व्यक्ति अथवा स्व और व्यक्तिगत समृद्धि और विकास पर बल देता है, यानी व्यक्ति का विकास हो, खुद का विकास हो, समाज का विकास हो, मानव के ऊपर केंद्रित है, उसे मानवतावादी मनोविज्ञान कहते हैं। आगे है अधश्चेतक। अधश्चेतक का मतलब हाई
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऐसे थोड़ा याद रहेगा। थैलेमस के नीचे स्थित एक तंत्रिका संरचना, थैलेमस ग्रंथि है उसके नीचे, यह पानी पीने, शरीर के तापमान और रख रखाव के क्रियाकलापों को निर्देशित करता है। जैसे मान लीजिए गर्मी ज़्यादा लग रही है तो ये हमें बता देता है, हमें प्यास लगी है तो ये याद दिला देता है। पीयूष ग्रंथि में अंतःस्राव को नियंत्रित करता है और संवेगों और अभिप्रेरणा से संबंध रखता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्यासे भूखे हैं तो फिर हमारे गुस्सा आने लगता है ना, बैलेंस, हार्मोन इनबैलेंस होने लगता है और संवेग भी उतार चढ़ाव होने लगता है। परिकल्पना या प्राकल्पना, हाइपोथेसिस, ये क्या है? किसी शोध प्रश्न के उत्तर में दो परिवर्त्य, परिवर्त्य का मतलब चर, वेरिएंट के बीच संबंध का एक अस्थायी कथन। जैसे मान लीजिए कथन कहते हैं ना कि कथन आते हैं ना, कथन और कारण। कथन एक, सभी पक्षी बाज है, कोई भी पक्षी कौवा नहीं है। अब एक परिकल्पना हो गई ना एक तरह से वो। तादात्म्यकरण, तादात्म्यकरण हम समायोजन में पढ़ते हैं, यानी उसके समान, तत्व यानी उसके समान, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्व को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने और उनकी विशेषता में दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के कर्ज हो तो वो कह देता है कि क्या बड़ी बात है, अमिताभ बच्चन के भी करोड़ों का कर्ज था, बड़ी बड़ी कंपनियां के कर्ज है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हम उससे तुलना करके अपने आप को एडजस्ट करते हैं। पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, ये आप पढ़ते हैं एरिक्सन की विकासात्मक अवस्थाएं, और एरिक्सन ने कितनी 8 अवस्थाएं दी है ना विकास की। तो एक है पहचान बनाम भूमिका, इसमें क्या होता है, ये किशोरों में होती है कि वे क्या है, ये इस प्रकार की या तो पहचान बनाने का प्रयास करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अपनी भूमिका क्या है, इस संभ्रम में वो रहते हैं। प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति क्या है, दीप्ति का मतलब ऐसे प्रकाश होता है। सृजनात्मक प्रक्रिया की एक अवस्था, क्रिएटिविटी का ही एक अवस्था है। विचार, समाधान और नए संबंध उभरते हैं और समस्या से संबंधित सारे तथ्य यथास्थान आ जाते हैं। तो ये प्रदीप्ति है, मतलब एक अचानक ज्ञान प्रकट होना, इस समस्या का समाधान आ जाना, या मान लीजिए कोई नया आइडिया आना, नई क्रिएटिविटी आना। प्रासंगिक अधिगम, इंसिडेंटल लर्निंग, प्रसंग के अनुसार ऐसा अधिगम जो सुचिंतित अथवा ऐच्छिक न हो और जो संभवतः है अन्य असंबद्ध क्रियाकलाप के फलस्वरूप प्राप्त किया गया हो। यानी असंबद्ध क्रियाकलाप के, यानी अचानक, जैसे मान लो बिना इच्छा के हो गया, संयोग से हो गया, मान लीजिए कोई चीज़ अपन संयोग से, इत्तेफाक से हम सीख गए, तो वो प्रासंगिक अधिगम है। अनाश्रित परिवर्त्य, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अनाश्रित है मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर। प्रयोगकर्ता द्वारा यह देखने के लिए कि प्रहस्तित घटना या स्थिति का किसी दूसरी घटना या स्थिति पर कोई पूर्वकथनीय प्रभाव होगा या नहीं। जैसे मान लीजिए एक घटना है, उस घटना पर पहले से कही हुई बात का कोई असर होगा या नहीं, तो वह अनाश्रित परिवर्त्य है। व्यक्तिक परीक्षण, इंडिविजुअल, यानी एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, व्यक्तिक, ठीक है। जैसे स्टैनफोर्ड भी ने बुद्धि परीक्षण आपने पढ़े होंगे ना, और वेसलर वेसलर वल्ब ऐसे कुछ नाम है ना वो बुद्धि परीक्षण। तो ये क्या होते हैं, एक समय में एक व्यक्ति पर ही किए जा सकते हैं, तो व्यक्तिगत है, ये सामूहिक नहीं है। आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक हमने पढ़ी थी कि सीधा निष्कर्ष निकाला और फिर हमने उसी निष्कर्ष को बाकी लोगों पर लागू करना शुरू कर दिया। आगमनात्मक में क्या होता है, यह तार्किक प्रक्रिया जिसमें विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। इसमें अलग अलग घटनाएं जो उनको देखते हैं, अलग अलग घटनाएं जब जो है सबका परिणाम एक जैसा आ रहा है, तब कहते हैं भाई इसका निष्कर्ष ये निकलेगा। आगमन विधि आप जानते हैं, उदाहरण देकर सूत्र बनाना। शेषवावस्था 78 नंबर पॉइंट, कुल 145-50 के लगभग है, जन्म से लेकर 24 माह तक की अवधि। तो शेषवावस्था इन्होंने 24 तक ही माना है एनसीईआरटी ने, वैसे सामान्यतः 0 से 5 माना जाता है। उपक्रम बनाम गलानी, एरिक्सन का ये एक अवधारणा है, विकासात्मक एक अवस्था आती है उपक्रम, यानी या तो इनिशिएटिव कोई पहल करेगा, वो कुछ करेगा, नहीं तो फिर उसको गिल्टी फील होगी। विद्यालय, बालक विद्यालय जाना शुरू करता है, बच्चों के सामने एक विस्तृत सामाजिक दुनिया होती है, वह उनके समक्ष चुनौती होती है कि वह उनसे क्रियाशील हो, उनसे जुड़े, नए नए बच्चों से जुड़े, दोस्त बनाए, उनसे घुले मिले, ठीक है। अब इन चुनौतियों से सामना कर लेता है तो उपक्रम
बन जाता है, नहीं तो फिर वो असफल होने पर थोड़ा ग्लानि और श्रम की भावना महसूस करता है, थोड़ा शर्मिला बन जाता है बालक। अंतर्दृष्टि, इनसाइट, याद होगा कोफका, कोहलर, वर्दीमर, गेस्टाल्ट, नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की योग्यता। तो नई परिस्थिति है, नई चुनौती है, उसका हम सामना करें तो हम अंतर्दृष्टि से सूझबूझ से कर सकते हैं। अब आता है मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल बताता है इनके बारे में, यह जटिल सार्वभौम व्यवहार है जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाया जाता है और अधिगम नहीं होता है। यानी कि मूल प्रवृत्ति तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। समग्रता बनाम भग्नाशा, एरिक्सन की 8वीं और अंतिम विकासात्मक अवस्था। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है अंतिम अवस्था कौन सी है, तो समग्र, या तो वो इंटीग्रिटी, पूरा ये सोचेगा कि मैंने जीवन भर जो काम किए वो कैसे थे, फिर कहेगा ठीक थे, अच्छा काम किया है, कर्तव्य निभाया है, तो उसको संतुष्टि होगी, और नहीं तो फिर उसको निराशा होगी। तो इसमें व्यक्ति मूल्यांकन करता है, पीछे की ओर देखता है और अपने जीवन के साथ क्या किया। तो संतोष की अनुभूति है तो समग्रता, असंतोष है तो भग्नाशा, कुंठा, निराशा, हताशा। नेक्स्ट है 83 अवरोध या व्यतिकरण। अवरोध यानी बाधा, इंटरफेरेंस, अधिगम के सिद्धांत में सीखने से पहले या सीखने के बाद या सीखने के दौरान अधिगमकर्ता के वे क्रियाकलाप सीखे जाने वाली सामग्री में अवरोध पैदा करते हैं जिसमें विस्मरण होता है। अब जैसे मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं, इस दौरान आपका अगर ध्यान भटक रहा है, बीच में विचार आ रहा है कि वो काम बाकी है, घर का काम बाकी है, दूसरी चीज़ पढ़नी है, कुछ और ख्याल आ गया कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, तो आपका ध्यान भटक गया। तो ध्यान भटक रहा है या कोई भटका रहा है मान लो, तो वो अवरोध है, तो उसे हम अवरोध या व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट 84 साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू तो एक विधि है मूल्यांकन की, सूचना प्राप्त करने के लिए, निदान ढूंढने के लिए, इसको साइलेंट करते हैं, निदान ढूंढने के लिए, ठीक है। और अंतर व्यक्तिक व्यवहार, व्यक्तित्व के गुणों का मूल्यांकन और व्यक्तित्व को परामर्श देने के लिए, आमने सामने का संवाद के लिए जो आयोजन होता है वो है साक्षात्कार। तो ये शब्दावली है ना, ये समझनी है आपको। अंतर्भूत अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, स्वयं अपने लिए किसी व्यवहार का परिवर्तन करने और प्रभावशाली होने की अंतर्भूत इच्छा। यानी कि ये अंदर से प्रेरणा आती है कि हम ये काम करें, ये करके दिखाएं, तो वो जो इच्छा है प्रभावशाली बनने की, उसे कहते हैं अंतर्भूत इच्छा। अगला है अंतःर निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद का निरीक्षण। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैंने आज सुबह से शाम तक क्या किया, समय कहाँ गया, ठीक है, तो हम उस चीज़ पर विचार करते हैं। या मान लीजिए किस तरह से हमें कार्य करना है, तो अपने सचेतन अनुभवों और अनुभूतियों के साथ अंदर देखने की प्रक्रिया, यानी खुद का मूल्यांकन, आत्मचिंतन इसे कह सकते हैं। इसको वुंट इस विधि को मानता है ज़्यादा। जेम्स लेंगे सिद्धांत, ये क्या है? संवेग का सिद्धांत है ये। इसके अनुसार किसी उद्दीपक के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया, कोई उद्दीपक है उसको देख के शरीर में क्या रिएक्शन हुए, संवेगात्मक प्रतिक्रिया पैदा करती है। संवेग का यह स्पष्ट अनुभव शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है, यानी शरीर में परिवर्तन भी होंगे और संवेग उत्पन्न भी होगा। तो उस घटना को जेम्स लेंगे सिद्धांत कहते हैं। किशोर अपराध वृत्ति, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, किशोर बालकों में जो अपराध की प्रवृत्ति होती है ये क्या है? विविध प्रकार के किशोर व्यवहार जिसमें सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार अगर करते हैं से लेकर प्रतिष्ठा से संबंधित दोष जैसे भाग जाना, चोरी करना आदि जो घटनाएं हैं वो सब क्या है? किशोर अपराध प्रवृत्ति है। अधिगम, अधिगम यानी लर्निंग, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाली अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। हम कहते हैं ना अधिगम, अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, अनुभव से सीखने से जो परिवर्तन हुआ वो। असत्य संसूचक, लाई डिटेक्टर, यह आपने पढ़ा होगा कि झूठ मापने की एक मशीन आती है। तो असत्य डिटेक्टर यानी संसूचक एक उपकरण है, मशीन है
जिसका उपयोग किया जाता है झूठ बोलने वाले को पकड़ने के लिए। इसमें क्या होता है कि झूठ बोलने वाले के साथ में प्राय भय या उत्तेजना होती है, जिसको वो दिखाता नहीं, पर उसके मन में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा घबराएगा, और उसको पता है कि मशीन है, नाप रहा है, तो उसकी धड़कन थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा भय आएगा अंदर, तो उस को वो नापती है मशीन, तो सामयिक उत्तेजना को नाप लेती है और पॉइंट उसमें आ जाते हैं कि थोड़ा झूठ बोल रहा है। इस प्रकार से परिपक्वता, मेच्योरिटी आती है ना, कहते हैं कि किशोर अवस्था के बाद में, कई बार बाद में भी नहीं आती। तो परिवर्तनों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति के आनुवंशिक ब्लूप्रिंट से निर्धारित होती है। तो परिपक्वता, परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे परिपक्वता आती है, और आनुवंशिक रूप से भी होता है इसमें कि हमारे पूर्वज अगर ज़्यादा बुद्धिमान परिपक्व थे तो बालक जल्दी परिपक्व हो जाता है। मीम्स क्या है? ये तो एक तो चलते हैं ना, वो आजकल बनाते हैं यूट्यूब ट्विटर पे, तो वो अलग चीज़ है। मानव समाज के डीएनए होते हैं जो मन, व्यवहार और संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं, उन्हें मीम्स बोलते हैं, मानव समाज के डीएनए। तो दोस्तों अब हम 100 के पास पहुंचने वाले हैं, शतक लगने वाला है। मानसिक विन्यास, ये क्या है? 93 नंबर, मेंटल सेट, किसी नई समस्या, स्थिति के लिए पूर्व प्रयुक्त पद्धति से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति। जैसे कोई नई समस्या आई तो हम वही तरीका काम में लेंगे जो पहले लिया था, ठीक है। हमारी आदत होती है कि हमने पिछली बार भी इस तरह से मुकाबला किया था इस समस्या का, नई स्थिति के लिए, तो हम इस बार भी वही फार्मूला काम में लेंगे। तो इसे मानसिक विन्यास बोलते हैं। मेंटल रूप से अपनी मेंटलिटी सेट है अपनी, हम वही काम में लेंगे, ठीक है। मन, माइंड, मन एक हम कहते हैं ना, मन चंचल है, यहाँ कभी वहाँ उड़ता पंछी, वो मन फिल्मों में या गानों में या अलग है। यहाँ मन का मतलब है माइंड, ठीक है। मन एक संप्रत्यय है, अवधारणा है, जो व्यक्ति की संवेदना, इसमें अपनी संवेदनाएं, अनुभूतियाँ, फीलिंग्स, है ना, प्रत्यक्षण जो हम कल्पनाएं करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे नाम लिया फीलिंग्स, तो आपके भी कुछ कल्पनाएं आई होगी, स्मृति, विचार, सपने, ठीक है, अभिप्रेरणा, संवेगात्मक अनुभूतियों के अनूठे समुच्चय, ऐसे चीज़ें, ऐसा संगठन है वो मन है अपना। इसमें बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए हैं, सुख दुख, सपने, वादे, इरादे, ठीक है। मॉडलिंग क्या है? वैसे तो मॉडलिंग वो होती है जो मॉडल लाते हैं ना, वो अलग चीज़ है। यहाँ मॉडलिंग का मतलब है एक आदर्श व्यवहार। तो बालक क्या करता है समाज में, जैसे हम स्वीकार्य लोग हैं, प्रशंसनीय लोग हैं, तो उनका हम व्यवहार देखते हैं और हम उनसे अनुकरण करके सीखते हैं, तो उसे मॉडलिंग बोलते हैं। बंडूरा का है ना सामाजिक अधिगम, तो सामाजिक अधिगम बंडूरा का है ये, बंडूरा। तो बच्चा दूसरों का परीक्षण अथवा अनुकरण करके दूसरों को देखते हैं कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, और फिर हम सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार सीखते हैं। इसे कहते हैं सामाजिक अधिगम। नैतिक विकास किसका है? याद करो और कमेंट करो, देखें याद आया? नैतिक विकास की अवधारणा पर कौन फोकस करता है ज़्यादा? तो कॉलर ही तो है इसका, नहीं कॉलर वर्ड दिया मैंने, कॉफ का कॉलर। नैतिक विकास की अवधारणा किसकी है? तो इसमें देखो, ऐसे नियमों और परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में विकास की एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ परस्पर जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि नैतिक विकास का मतलब हुआ कि हमें दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए, नैतिकता, मूल्य, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये क्या है? एक आवश्यकता या इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। जैसे मान लीजिए अब एग्जाम सामने है, तो अब आप पढ़ने के लिए भी प्रेरित है क्योंकि टारगेट सामने है। एक आवश्यकता भी है कि हमें लगना है जॉब, ठीक है। एक इच्छा भी है, तो ये इच्छा और आवश्यकता हमें शक्ति देती है और हमें डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है कि ये काम करो। अभिप्रेरक कौन है? जो चीज़ हमें अभिप्रेरणा दे रही है, जैसे रीट है या सरकारी नौकरी है या हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, वो है। व्यवहार को शक्ति देने वाले और निर्देशित करने वाले कारक, तो ये है अभिप्रेरक। पेशीय या गत्यात्मक विकास, पेशीय मांसपेशियों का गति, एक्टिविटी, मोटर मूवमेंट, तो आवश्यक मांसपेशियों के समन्वय की प्रगति। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको? कमेंट करके जरूर बताएं, उपयोगी है या नहीं है, बताओ चीज सामग्री आपके लिए अच्छी लाए हैं कि नहीं। आवश्यकताएं, नीड्स,
शरीर क्रियात्मक आंतरिक यानी शरीर से जुड़ी हुई, जैसे मान लीजिए भूख प्यास आदि, गर्मी सर्दी लग रही है, पर्यावरणीय बाहर से जुड़ी हुई संबंधी असंतुलन हो तो किसी अंतर्नोद को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए बाहर गर्मी ज़्यादा है, अब शरीर जो है वो उससे तालमेल बिठाने का प्रयास करेगा, पसीना आएगा, ठीक है, फिर हम सोचेंगे पसीना पहुँच लिया जाए, तो इच्छा हुई कि पसीना आ रहा है पहुँच लेते हैं, तो अंतर्नोद आया, अंदर से चालक ने कहा, अंदर इच्छा हुई कि पसीना पहुँचा जाए, ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहुँचा, तो ये क्या हुआ, ये आवश्यकता हुई, असंतुलन हुआ ना वातावरण का और शरीर का, कि बाहर का तापमान से शरीर का तापमान ने बैलेंस नहीं किया और फिर पसीना आए, ऐसे प्यास लगती है, पानी अगर बात कमी आ जाती है वगैरह वगैरह। अब है मानक, नॉर्म्स। नॉर्म्स होते हैं ना एक बड़े समूह के मापन के आधार पर प्राप्त मूल्य, ठीक है, कुछ मूल्य हमने तय किए, उन्हें नॉर्म्स कहते हैं, उनके अनुसार व्याख्या होती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है, व्यवहारवादी मानते हैं इस चीज़ को कि व्यवहार का परीक्षण किया जाना चाहिए, किसी वस्तु या घटना की साभिप्राय जांच, उसका अभिलेखन, ठीक है, उसका निष्कर्ष निकाला जा सके, वो प्रेक्षण है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत एक तरीका याद है क्या, किसका है ये, स्किनर का है, तो स्किन का मतलब होता है त्वचा, तो स्किन पर हमें क्या बांधते हैं हम, सूत, सूती धागा जैसे बांध रखा ना मैंने, तो स्किन सूत, क्रिया प्रसूत स्किनर, ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है, यानी हमारी जो अनुक्रिया है, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे रिजल्ट तय करते हैं। जैसे मान लीजिए चूहा कूदा, उसको गोली मिल गई तो वो और ज़्यादा कूदा, ठीक है, फिर गोली मिली तो उसको पता था कि वहाँ जाके मैं एक्टिविटी करूँगा मुझे पुनर्बलन मिलेगा। चूहे को कुछ नहीं मिलता, चूहा नहीं कूदता। इसको एक उदाहरण और लेते हैं यूट्यूब के वीडियो से। मान लीजिए हमने वीडियो मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों ने पसंद किया, परिणाम आया कितने लाइक कितने व्यू, तो हम क्या करेंगे, पुनः अनुक्रिया करेंगे, पुनः कोई अच्छा वीडियो लाएंगे। होता है ना, ऐसा सभी लोगों के साथ होता है, काम अच्छा होता है तो हम उसको दोबारा करते हैं। संक्रियावाद, तो ये क्रिया से ही बना है, एक्टिविटी ऑपरेशन। यह दृष्टिकोण कि किसी संप्रत्यय का अर्थ और उसकी वैधता उन कार्य प्रणालियों पर निर्भर करती है जो इसे परिभाषित करने या इसे स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एक दृष्टिकोण है कि किसी भी अवधारणा का अर्थ और उसकी वैधता उन कार्य प्रणालियों पर निर्भर है, यानी कोई भी अवधारणा है वो उसके कार्य के ऊपर निर्भर है कि इसे परिभाषित कर सकते हैं और उसे उपयोग में ला सकते हैं। संक्रियाएं, ऑपरेशंस, क्रियाओं का वह आत्मीकृत रूप जो बालक को भौतिक रूप से घटित घटनाओं को मानसिक रूप से करने में सहायता करता है, यानी कि क्रियाओं का वह आत्मीकृत रूप अपना लिया क्रियाओं को, जो बालक को भौतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को, बाहर मान लीजिए कोई घटना हुई, मानसिक रूप से करने में सहायता करता है, तो ये संक्रियाएं हैं। यानी संक्रियाएं का मतलब जो काम हमें करना है, मान लीजिए जैसे मुझे उठ के जाके और चाय पीनी है, बनी हुई तैयार है मान लीजिए, तो मैं नीचे जाऊंगा, कप उठाऊंगा और पीऊंगा, या मान लीजिए यहाँ आ गई तो मैंने कल्पना की उस क्रिया की, तो वो संक्रिया हो गई, जैसे मानसिक रूप से क्रिया। प्रतिमान, प्रतिमान पैराडाइज्म, घटनाओं के एक समुच्चय को देखने या अध्ययन करने का एक तरीका, उसे प्रतिमान कहते हैं। कोई भी घटना है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो वो प्रतिमान है एक तरह से। प्रत्यक्षण, परसेप्शन, वे प्रक्रियाएं जो संवेदी सूचना को संगठित करती है और जिनको पर्यावरणीय स्रोत के रूप में परिभाषित करती है। तो प्रत्यक्षण क्या हो गया, वो प्रक्रियाएं जो संवेदी सूचना को संगठित करती है और पर्यावरणीय स्रोत के रूप में परिभाषित करती है। एक तरह से जिन घटनाओं को, चीज़ों को हम देखते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, समझते हैं, वो सब। निष्पादन परीक्षण 108 नंबर, परफॉर्मेंस टेस्ट, ऐसे परीक्षण जिसमें भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जैसे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मान लीजिए ड्राइविंग आपका टेस्ट लेना है ड्राइविंग का, तो आपसे गाड़ी चला के देखेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है, आपने करके दिखाया, वो निष्पादन, परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही। गाना है तो आपने गा के दिखा दिया। पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में आप जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, यह ग्रंथि जो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों को नियमित करते हैं। दूसरी ग्रंथियाँ ना, जैसे एड्रिनल है, थायराइड ग्रंथि है, तो उनको कितना हार्मोन निकालना है बैलेंस्ड में,
उसको कंट्रोल पीयूष करती है, ठीक है। और साथ ही ये खुद भी एक हार्मोन निकालती है जो हमारी वृद्धि को तय करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये बैलेंस तय करती है। सेतु या पोन्स, पोन्स क्या है? मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबद्ध है, उसे पोन्स कहते हैं। धनात्मक प्रबलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रबलन यानी हमें सकारात्मक पुनर्बलन मिला। जैसे मान लीजिए इस वीडियो को आपने बहुत अच्छा लाइक किया, कमेंट किया कि गजब गुरुजी आनंद आ गया, ठीक है, तो सकारात्मक पुनर्बलन मिला। तो उदाहरण में वीडियो से इसलिए दे रहा हूँ कि मैं समसामयिक उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। उद्दीपक, अब बार बार मैं चाय पानी का दूं तो आप सोचेंगे कि गुरुजी कोई भूखे प्यासे आ गए लगते हैं ना, इनको कोई चाय पिलाओ रे। तो उद्दीपक या घटना जब इनके प्रारंभ को कोई एक विशेष अनुक्रिया पर निर्भर बनाया जाता है तो वह उस अनुक्रिया के घटित होने की संभावना में वृद्धि करती है। यानी जो अनुक्रिया है उसको बार बार घटित होने की संभावना में वृद्धि होगी। आपने अच्छा काम किया, आपको कहा शाबाश, आपको इनाम मिला, तो आप दोबारा उस काम को करने का प्रयास करेंगे। और नकारात्मक में उसको रोकने का होता है। शक्ति अभिप्रेरक क्या है? पावर मोटिव, नियंत्रण करने, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। तो अभिप्रेरणा तो है अभिप्रेरक, और शक्ति मतलब पावर, यानी आप ये चाहते हैं कि आप शक्तिशाली हो, आप जाओ तो लोग कहे कि अरे आइए आइए, ठीक है, ये नहीं कि जाइए जाइए, तो लोग दूसरों को प्रभावित करो, आप प्रतिष्ठा हो, नियंत्रण हो, पद हो आपके पास में, रुतबा हो, ऐसी जो सोच, ऐसी इच्छा, उसे कहते हैं शक्ति अभिप्रेरक। पूर्व कथन या भविष्य कथन, पूर्व का मतलब पहले ही कह दिया जाए, पहले से ही कह दिया, पूर्व कथन। पूर्व कथन यानी कि पहले कह दिया, मतलब पहले ही कह सकते हैं। भविष्य कथन तो प्रेडिक्शन, पूर्ववर्ती परिवर्तियों और अनुवर्ती घटनाओं, पूर्ववर्ती अनुवर्ती मतलब पीछे पीछे के मध्य संबंध की वर्णन करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। यानी आपने पहले कह दिया कि ये होने वाला है, ठीक है। जैसे पुनः उदाहरण लें कि आपने अच्छी तैयारी, आपकी तैयारी कर देखते हुए मैंने कह दिया कि आपकी तैयारी शानदार है, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, ये पूर्ववर्ती कथन है। अब अनुवर्ती, आपने एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो दोनों घटनाओं के बीच का जो संबंध है तो ये भविष्य कथन है, ठीक है, तो प्रेडिक्शन। अब की बार वाला उदाहरण, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पूर्ववर्ती परिवर्तियों से मापन होता है, तत्पश्चात अनुवर्ती घटनाओं से मापन का पूर्वानुमान किया जाता है। यानी पूर्ववर्ती परिवर्त्य है, जो चर है, उनसे मापन शुरू करते हैं कि आपकी पढ़ाई, आपके लेवल देख के पता लगा लिया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अनुवर्ती घटनाएं जो हुई, रिजल्ट आया और फिर पूर्वानुमान किया जाता है, ठीक है। प्रेडिक्शन हो गया ना, ये अनुवर्ती घटनाओं के मापन का पूर्वानुमान। अनुवर्ती, पूर्ववर्ती परिवर्तनों से, पूर्ववर्ती से शुरू हुआ और अनुवर्ती यानी होने वाली, पीछे पीछे, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये ई पू मू ओ याद हो गया होगा आपको, प्याजे वाला ई पू 2 नंबर वाली अवस्था, प्याजे का दूसरा चरण। इसमें बच्चे संसार को क्या करते हैं, शब्द, प्रतिमा और रेखांकन से प्रस्तुत करते हैं, तार्किक रूप से क्रिया नहीं करते। तो ये है पूर्व संक्रिया अवस्था। मूल रंग क्या है? 3 रंग है, लाल, हरा, नीला। ये तो साइंस का जीके का क्वेश्चन भी है। इन तीनों में लाल, हरा और नीला, इन तीनों में जो है वो कोई आपस में मिलाने से नया रंग उत्पन्न होता है। समस्या समाधान, तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन के उच्चतर स्तर पर घटित होने वाला व्यवहार। आपने बहुत गहन चिंतन किया, कोई समस्या है तो उसका समाधान निकला। तो समस्या समाधान में 4 चरण, एक तो उद्भव समस्या का, फिर प्रबोधन, उसकी जानकारी, उसकी तैयारी और सत्यापन। निकटता सिद्धांत, ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार वस्तु या उद्दीपक जो निकट है उन्हें एक इकाई के रूप में देखा जाता है, यानी सभी चीज़ों को एक इकाई के रूप में देखा। मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण। साइकोएनालिसिस मनोचिकित्सा की विधि है। मनोचिकित्सक दमित अचेतन सामग्री को, जो दमित अचेतन सामग्री न जो पड़ी है 90% उस अथाह समुद्र में, उसको निकाल कर चेतन पर लाने का प्रयास करता है और व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक 119 नंबर पॉइंट। साइकोलॉजिकल मोटिव्स यानी अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक पढ़े से मनोवैज्ञानिक।
मनोवैज्ञानिक है व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक अभिप्रेरक जो शक्ति, आत्मसम्मान, संबंध, दूसरे लोगों से घनिष्ठता बढ़ाने के व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। तो ये मन में इच्छाएं होती है ना कि दूसरे लोग अपने से अच्छी दोस्ती रखें, अपने अच्छे दोस्त हो, अपना शानदार सम्मान हो, अच्छे संबंध हो, वाहवाही हो, सबकी इच्छा होती है। तो वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है, शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक। मानसिक इच्छा है ना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, व्यक्ति के व्यवहार के प्रतिदर्श को मापन करने का एक मानकीकृत तरीका। प्रतिदर्श का मतलब सैंपल, नमूना कि व्यवहार कैसा है, तो उसको मापने का एक तरीका है, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। दंड, अब देखो दंड की यहाँ कितनी शानदार परिभाषा है। वैसे हम दंड का मतलब किसी को पीटा, सजा दी, यहाँ क्या है, व्यवहार के दमन के लिए एक अप्रिय अथवा हानिकारक उद्दीपक का अनुप्रयोग। यानी ऐसा व्यवहार है जिसे हम चाहते हैं दमन करें, तो उसके लिए एक हानिकारक उद्दीपक है ये, अप्रिय या हानिकारक उद्दीपक। यानी उद्दीपक का मतलब है तो पिटाई, वो कोई ना कोई सजाई है, वो चाहे जुर्माना हो, चाहे जेल हो, चाहे पिटाई हो, चाहे उसको डांटना हो, मगर हानिकारक उद्दीपक है ना वो। तो इसलिए यादृच्छिकरण, रेंडमाइजेशन। यादृच्छिक का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ 10 चीज़ें हैं तो उनको ABC डिवाइज ना करके ऐसे उल्ट पुल्ट कर दिया, ठीक है, रेंडमली, कोई कैसे अल्फ़ाबेट ना होके। तो एक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिवर्ती को पक्षपात रहित ढंग से करने के लिए यादृच्छिक संख्याओं, इस क्रम से नहीं, कितना ही उलट पुलट उष्ट पुष्ट ऐसे करके रोल मटोल करके उनको सामने रख दिया ताकि पता नहीं चले कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो यादृच्छिक, उसको रेंडम, आप समझ गए होंगे। तर्कना क्या है, रीजनिंग, यथार्थवादी चिंतन की प्रक्रिया जो तथ्यों के समुच्चय से निष्कर्ष निकालती है। प्रबलन, रीइंफोर्समेंट, किसी कार्य को दोबारा करवाने के लिए। एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया की घटनाओं की प्रवृत्ति को शक्ति देती है। यानी कई आपने अनुक्रिया की, आपने पढ़ाई की, आपको टेस्ट दिया, नंबर शानदार आए, तो आप चाहेंगे अगली बार टेस्ट और दें, ठीक है। तो वो क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट मिला, प्रबलन मिला। विश्वसनीयता, टेस्ट देने हैं तो आपको यस गुरु ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेवे। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, यानी कि ये ध्यान रखना, वैधता, विश्वसनीयता आते ना वो किसी भी परीक्षण के बारे में, तो किसी मापन तकनीक की स्थिरता के परिणामों के बारे में कथन कि परिणाम जो है ना उसके कितनी बार माप लो, परिणाम वही आने हैं। तो विश्वसनीयता तकनीक से समान स्थिति के अंतर्गत बार बार मापन से समान माप प्रकट होते हैं। मान लीजिए कितनी बार मापा, रिजल्ट वही आया, तो वो विश्वसनीयता है। समझ में आ रही होगी बात मेरे ख्याल से आपके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 126 नंबर, समाकृति या स्कीमा, ठीक है, किसकी, तो ये है, आपको याद होगा प्याजे की अवधारणा। स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है, संयोजनों का एक संजाल है, चीज़ें आपस में जुड़ती जाती है, नई चीज़ में पुरानी चीज़ जुड़ती जाती है, तो वो है स्कीमा, ठीक है। समा आकृति यानी एक पूरी आकृति बन जाती है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षण को संगठित और निर्देशित करता है। अब हमारे पास जो पूर्व ज्ञान है, हम उसी आधार से नई चीज़ों को उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, देखिए कितने शानदार शब्दावली, देखिए शुद्ध हिंदी, क्लिष्ट हिंदी, तत्सम शब्दावली। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शारीरिक गुण जो लिंग से संबंधित तो है किंतु प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते। जैसे मान लीजिए कुछ पुरुषों के दाढ़ी वगैरह है, वो कम आती है, आवाज़ वो हालांकि पतली होती है, मगर उसका प्रजनन से कोई संबंध नहीं है। पुरुष या कुछ महिलाओं में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं या नहीं होते। तो गौण लैंगिक आप समझ गए होंगे, लैंगिक लक्षण तो प्रॉपर प्रजनन से जुड़े हुए, और बाकी गौण लैंगिक जो सेकेंडरी है। आत्मसिद्धि याद होगा, जो मेस्लो का है उसका ऊपर वाला पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा 5वां, यह स्व पूर्ति की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी उच्चतम क्षमताओं को विशिष्ट प्रकार से अनुभव करते हैं, सोचते हैं बस वो टॉप पे है और वो सुपीरियर है। जैसे मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, राजनीति में जो टॉपर्स राजनीतिक है वो चाहते हैं फिर उस लेवल पे वो बने रहें, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी मतलब सेंसर मोटर स्टेज, प्याजे का पहला चरण है ये, ठीक है, जिसमें नवजात जो शिशु है उसमें शारीरिक और पेशीय क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन। तो ये प्याजे की अवस्था है।
शिशु शारीरिक और पेशीय क्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, वो अनुभव करते हैं। तो ये प्याजे की अवस्था है संवेदी, संवेदना से जुड़ा हुआ। कर्मिक अधिगम, सीरियल लर्निंग, अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला, आगे से आगे जुड़ते जाना। यौन हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन जैसे स्त्रियों में एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, जो उनमें लैंगिक लक्षण प्रकट करते हैं। 131, 132 सामाजिकरण, सामाजिकरण का मतलब समाज के साथ घुल मिल जाना। सामाजिक अधिगम की क्रिया जिसमें एक बच्चा उन आदर्श, अभिवर्ती, विश्वास, व्यवहार को ग्रहण करता है जो उसकी संस्कृति में स्वीकार्य है, उसके समाज में, उसके कल्चर में, उसके रहन सहन में स्वीकार्य है। परिवार, विद्यालय, समूह है, उसके दोस्तों का समूह है, सामाजिकरण के मुख्य कारक है। ठीक है। नेक्स्ट उद्दीपक, उद्दीपक स्टिमुलस, यानी पर्यावरण में स्थित कोई सुपरिभाषित तत्व जो प्राणी को प्रभावित करता हो, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमें किसी कार्य के लिए प्रेरित करती है, प्रभावित करती है, जो प्रकट अथवा अप्रकट अनुक्रियाओं को जन्म देता हो, और उन चीज़ों से हम कोई ना कोई अनुक्रिया चाहे सामने करें या बाद में करें करते हैं, तो वो उद्दीपक हो गया। संरचनावाद, तो विलियम वुंट संरचनावाद के साथ संबद्ध मनोविज्ञान का उपागम, जो चेतना की संरचना और उसकी संक्रिया को अथवा मानव मन को समझना चाहता है। तो चेतना या मानव मन, माइंड, ठीक है, उसको समझने की प्रक्रिया की वो कैसे काम करती है, वो संरचनावाद है। वुंट उसका शिष्य, टिचनर इसके प्रवर्तक है। स्वभाव, कहते हैं ना स्वभाव, मिजाज, तो टेम्परामेंट, किसी व्यक्ति की व्यवहार की शैली और अनुक्रिया करने का विशिष्ट तरीका। तो हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है, अनुक्रिया अपना व्यवहार करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसका अपना एक तरीका होता है, तो वो उसका स्वभाव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, दूसरे गुरुजी पढ़ाएंगे थोड़े अलग तरीके से पढ़ाएंगे, सब अपने स्वभाव जो है, यानी कि व्यवहार शैली और अनुक्रिया करने का तरीका, स्वभाव। ठीक है, बोलचाल में स्वभाव का अर्थ अलग हो गया, यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड अर्थ। चेतक या थैलेमस, थैलेमस मस्तिष्क का संवेदी स्विच बोर्ड, जो मस्तिष्क स्तंभ के ऊपर स्थित है। यह संदेशों को वल्लकुट में संदेशीकरण क्षेत्रों में भेजता है और जवाबों को अनुमस्तिष्क को मेडुला में प्रेषित करता है। तो ये एक कोई ग्रंथि है। चिंतन, थिंकिंग, पर्यावरण से प्राप्त सूचनाओं और दीर्घकालीन स्मृति में संचित प्रतीक, जो सूचनाएं मिली उनको लंबे समय तक हमने स्टोर किया, तो दोनों की मानसिक अथवा संज्ञानात्मक पुनर्व्यवस्था या प्रहस्तन, अब उसको हम वापस निकाल के लाते हैं। तो चिंतन, भाषा, प्रतीक, संप्रत्यय, प्रतिमा, इनका उपयोग करते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच चिंतन घटित होता है और मध्यस्थता करता है। उद्दीपक और अनुक्रिया, जैसे मान लीजिए आपने उपवास कर रखा है, फास्ट कर रखा है, रोजा चल रहा है, रोजा कर रखा है, फिर इच्छा होती है कि पानी पी लें, फिर वापस आता है कि नहीं, अपने को संयम रखना है, अपने को धार्मिक क्रियाकलाप है, धर्म का भी वास्ता है। ठीक है, तो एक चैलेंज है। तो हमारे उद्दीपक और अनुक्रिया हम करना चाह रहे, उसके बीच में चिंतन आया कि नहीं हमें ये नहीं करना, कई बार हमें ये करना है, जैसे बैठे बैठे आया कि बैठे से क्या होगा, पढ़ना है चलो, तो चिंतन जो है वो हमें तैयार करवाता है कार्य के लिए। अधिगम अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम जैसे एक चीज सीखी दूसरे में काम आनी या नहीं आनी, तो किसी भिन्न स्थिति से पहले के सीखने के कारण एक नई स्थिति में अधिक त्वरित रूप से सीखना, वो तो हो गया सकारात्मक। पहले सीखी हुई चीज़ दोबारा शानदार काम आ रही है तो सकारात्मक, और पहले वाली उसमें रोक रही है, उसको धीरे सिखवा रही है तो निषेधात्मक। तो दो प्रकार का हो गया। विश्वास बनाम अविश्वास, एरिक्सन की पहली अवस्था, मनोसामाजिक अवस्था, इसमें विश्वास होता है या तो बालक को, छोटा बालक है तो उसको शारीरिक सुख मिल रहा है, उसको गोद में ले रहे हैं, उसको अच्छा, उसको बच्चे के साथ में खेल रहे हैं, ठीक है, तो शारीरिक सुख मिल रहा है उसको, तो उसका विश्वास पैदा हो जाता है कि ये मेरे कोई रिश्तेदार है। अब एक कोई उसको ऐसे मजाक में बच्चों को डराते हैं ना, कोई करते हैं ऐसे हाउ ऐसे करते हैं, तो बच्चों को डर लगता है, उसको चिंता होती है, तो उसमें फिर विश्वास बनाम भय की स्थिति, उसमें अविश्वास की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो चिंता की एक न्यूनतम मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित, अनुबंधित का मतलब तो घंटी बजी फिर भोजन आया, घंटी के साथ अनुबंधन। अनुबंधित का मतलब भोजन को देखा और स्वाभाविक लार उत्पन्न हुई, किसी अच्छी चीज को देखा उसको प्राप्त करने की, जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल है, आपकी इच्छा हुई कि चलो ठीक हाथ में लेते हैं, खुशबू लेते हैं, तो वो क्या हुआ, वो अनुबंधित है, नेचुरल है वो। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति बगैर सीखी हुई या अनैच्छिक अनुक्रिया, स्वाभाविक रूप से, ठीक है, प्यास लगी हुई है, पानी पड़ा है, पिएंगे, तो उस हिसाब से। अनुबंधित उद्दीपक,
तो अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स और उद्दीपक का मतलब वो जो चीज़ मैंने पहले वाले में दे दिया, या हम गुलाब का फूल मान सकते हैं उद्दीपक में, और अनुक्रिया मतलब उसको प्राप्त करना। ठीक है, तो सामान्य, अनैच्छिक, मापन योग्य, अनुक्रिया। वैधता, वैधता का मतलब है, वैसे तो वैलिडिटी मोबाइल में होती है ना, यहाँ वैधता का मतलब है किसी मापन द्वारा की गई परिशुद्धता, किसी मापन द्वारा 2 मिनट है ना, परिशुद्धता जो द्योतक बताता है कि मापन वास्तविकता के निकट है। ठीक है, यानी वेद है मतलब मापन जो है ना वो कितना शुद्ध है। परिवर्त्य या चर, वेरिएबल। मानव उपयोगी दशा, घटना, लक्षण या व्यवहार जिसका अध्ययन में नियंत्रण या परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो परिवर्त्य या चर यानी एक घटना है, लक्षण है जो अध्ययन में काम आते हैं। शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट, ऐसे परीक्षण जिसमें अपेक्षित अनुक्रियाओं को करने में व्यक्ति के शब्दों और संप्रतियों को समझने अथवा उसे उपयोग करने की योग्यता। शाब्दिक परीक्षण का मतलब जिसमें शब्द काम में आते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये परीक्षण होता है। शब्द साहचर्य, वर्ड एसोसिएशन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन तकनीक जिसमें आम शब्दों द्वारा प्रभावित होकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है। शब्द साहचर्य का मतलब हो गया ऐसे शब्द जिसमें हम व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, आम शब्दों के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए, ठीक है, आपको याद होगा व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां। कार्यकारी स्मृति कौन सी होती है? वर्किंग मेमोरी। स्मृति की प्रक्रिया जो प्रत्येक क्षण की नवीन घटनाओं और अनुभवों को परिरक्षित करती है और इसे अल्पकालीन स्मृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से करीब 146 या लगभग 150 शब्द हमने देखे और ये कक्षा 11 की मनोविज्ञान की पुस्तक के लास्ट में दे रखे हैं और इसकी PDF यस गुरु ऐप के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पे जाके यस गुरु लिखें, उसे डाउनलोड कर लें। इसका लोगो ये आपको साइड में दिख रहा है। और YouTube चैनल पर कक्षा 11 NCERT भी मैं करवाऊंगा और उसके नोट्स जो है वो आपको PDF के रूप में यस गुरु ऐप पे जल्द मिलेंगे। और भी हम साइको से जुड़ी हुई चीज़ें इस चैनल पे लाते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद है, और आपके लक्ष्य की प्राप्ति में ये सहयोगी सिद्ध होगा। ऐसी उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।